नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है आयों का फल। आय से इस तरह से हम आय को निकालते हैं और आय से हमें क्या फल मिलता है वो हम देखेंगे। स्क्रीन दिख रही है आपको, विजिबल है राकेश जी? यस सर, यस सर। हम आज बात करेंगे आय की। आय का फल क्या होता है, कितने प्रकार के आय होते हैं और आय को हम किस तरह से मेजरमेंट करेंगे या मापेंगे वो हम देखेंगे। आज हम आयादी सूत्रों का विचार करेंगे। आयादी सूत्र वो फॉर्मूला है जिसके माध्यम से हम शुभ लंबाई यानी जो शुभ लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हैं, चाहे वो फिर प्लॉट हो, रूम यानी कमरा हो, फर्नीचर हो या खिड़की हो, दरवाजा हो। किसी भी मान का जब निर्धारण करते हैं हम, यानी मेजरमेंट हमें लेना होता है किसी भी आइटम का या किसी भी चीज का, तो हम उसके लिए आयादी सूत्रों का प्रयोग करते हैं। अभी आयादी सूत्र 9 है जिसके आधार पर हम शुभ लंबाई और चौड़ाई का निर्धारण करेंगे यानी निकालेंगे। जो 9 सूत्र है वो इस प्रकार है। पहला सूत्र है आय, आय यानी इनकम। दूसरा है वार, तीसरा है अंश, चौथा है द्रव्य, पांचवा है ऋण, छठा है नक्षत्र, सातवां तिथि और आठवां है योग और नौवां है आयु। ये 9 प्रकार के आय ये होते हैं, सूत्र है हमारे, आयादी सूत्र है। तो हम उसको बारी बारी संक्षेप में देखेंगे कि उसे हम किस तरह से निकालते हैं। उसकी एक अपनी फॉर्मूला है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट, रिपीट करता, लिख नहीं पाए हम। नहीं, आपको लिखना नहीं है, मैं पीडीएफ दे दूंगा। हाँ अच्छा, ओके सर, ओके सर। आप सिर्फ समझ लीजिए। ओके सर। मैंने पीडीएफ बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आय को हम, ये आयादी सूत्र जो है ना वो 9 प्रकार के हैं। वो तो आपने बता दिया मैंने आपको कि जो 9 प्रकार के सूत्र हैं उसमें आय हो गई यानी इनकम आपकी क्या है, फिर वार, अंश, द्रव्य, ऋण, नक्षत्र, तिथि, योग और आयु। ये 5 सूत्र हैं, आयादी सूत्र हैं। बराबर। हमारा टॉपिक है आय का, मेन हमें आय को देखना है। बराबर है। फिर भी मैं आपको यहाँ 9 जो सूत्र है ना उसकी फॉर्मूला बता रहा हूँ। ये आपको स्क्रीन विजिबल है, दिख रही है जी? अभी यस सर। उसमें देखिए, जैसे कि ये आय है तो यहाँ हम क्षेत्रफल को आधार मान के, क्षेत्रफल यानी लंबाई और चौड़ाई, आपका जो प्लॉट है उसकी लंबाई चौड़ाई, प्लॉट की बात हो रही है। देखिए शब्द को आप समझिए। हाँ, हमारे पास जो प्लॉट है उसकी लंबाई चौड़ाई गुना करके जो क्षेत्रफल निकलता है, उस क्षेत्रफल को आधार बनाकर हम ये आयादी के 9 सूत्र है ना उसका अध्ययन करेंगे। बराबर है। तो उसमें ये पहला सूत्र आय है। तो हम आय को किस तरह से निकालेंगे? तो आय को क्षेत्रफल हमने लिया, लंबाई और चौड़ाई जो क्षेत्रफल है वो लिया, तो क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है, गुना 9 करना है। बराबर। फिर ये जो योग आया ना दोनों का, उसको 8 से डिवाइडेड करना है, भाग 8 करना है। उसके बाद जो शेष बचेगा वो रिमाइंडर होगा। मतलब पॉइंट के बाद या रिमाइंडर जो भी आता है ना, हम शेष लेंगे। मानो यहाँ 1 आया जी, हम मान के चलते हैं 1 2 3 जो, तो मानो यहाँ 1 आया तो आय के भी जो प्रकार हैं जी, 8 प्रकार है आय के। मैं आपको, हम आगे देखेंगे उसको। बराबर है। तो ये 1 नंबर आया, शुभ है या अशुभ है? आय के जो 8 प्रकार है ना, तो उसमें से कौन सा प्रकार 1 2 3 जो सीरियल नंबर से 8 है उसमें से कौन सा पॉजिटिव है यानी कौन सा शुभ फल देगा, कौन सा अशुभ देगा, वो हम आय में डिटेल में देखेंगे। मगर ये उसके फॉर्मूला है। ठीक है। तो यहाँ मैंने थोड़ा विस्तृत बताया, क्षेत्रफल मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 8, बराबर। जो शेष बचेगा वो है आय, 1 2 3 4 5 जो भी है। बराबर है जी जी। वो हम आय के प्रकार में देखेंगे। इसी तरह
दूसरा सूत्र सर है यानी वार। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक रूम 10 बाई 10 का है। हाँ, मैं एग्जाम्पल पे आ रहा हूँ आगे, ये पहले आप फॉर्मूला समझ लीजिए, ठीक है। मैं एग्जाम्पल बताऊंगा वो किस तरह से वो करना है, ठीक है। अभी भी वार है, ठीक है। वार के लिए क्या करेंगे, क्षेत्रफल मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 7। 7 क्यों लिए कि 7 वार होते हैं ना, ठीक है। तो ये 7 वार होते हैं, तो इसलिए डिवाइडेड बाय हमें 7 करना है। फिर शेष जो बचेगा वो आएगा वार। एक आया, दो आया, मानो कि एक आया तो हम सोमवार से गिनेंगे, रविवार से गिनेंगे, इस तरह से। हाँ, मैं उसको भी आगे डिटेल में आपको बताऊंगा। तो इस तरह से हमें देखना है, ये उसका फॉर्मूला है। वार को निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी लंबाई चौड़ाई का योग आया वो क्षेत्रफल, उसको हम 9 से गुना करेंगे और डिवाइडेड बाय 7। जो शेष बचा वो वार है, बराबर। उसमें 1 ठीक है सर। 5 6 जो भी आया पर वो वार का महत्व क्या होता है? वो मैं आगे बता रहा हूँ। वार का महत्व जो है ना वो क्या होता है, वो मैं आगे इसमें डिटेल में जाऊंगा तो बताऊंगा। उसी तरह अंश है, तो क्षेत्रफल मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 9। अंश 9 अंश होते हैं, तो उसको 9 से डिवाइड किया है हमने यहाँ, तो ये उसके फॉर्मूला है, बराबर। जो शेष बचा वो ये सर अंश से क्या मतलब, अंश 9 होते हैं, क्या मतलब हुआ सर? अंश, अंश आने क्या बोलते हैं उसको हिंदी में उसको अंश ही कहते हैं। देखो मैं आगे आपको बताता हूँ उसका किस। इंग्लिश में ओके। क्या कहते हैं सर, तो समझ में आ जाएगा। हाँ, फिर ये द्रव्य है, द्रव्य को हम क्षेत्रफल मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 12। तो द्रव्य 12 प्रकार के होते हैं, वो भी हम आगे जानेंगे, बराबर। अच्छा जी। यहाँ हमने सिर्फ उसका फॉर्मूला बताया कि उसको किस तरह से हम निकाल सकते हैं, ना कि सिर्फ द्रव्य को निकालना है। तो क्षेत्रफल मल्टीप्लाई 8 ये डिवाइडेड बाय 12, जो शेष आया वो द्रव्य आ गया, 1 2 3 5 जो भी है, ठीक है। उसी तरह ऋण है, ऋण यानी कर्जा, कर्जा। क्षेत्रफल मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 8, बराबर। ये वैदिक फॉर्मूला उन्होंने दिया हुआ है कि आप ऋण को किस तरह से निकालोगे, बराबर है। उसी तरह फिर नक्षत्र, तो क्षेत्रफल मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 27, 27 नक्षत्र होते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से हमको नक्षत्र मिलेगा। फिर तिथि है, क्षेत्रफल मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 15। तो क्षेत्रफल 15 से गुना किया हमने और 8 से गुना किया और 15 से डिवाइड किया। 15 तिथियां होती है ना, लेकर पूनम तक, इस तरह से। तो 15 तिथियां होती है, तो उसको हमने उससे डिवाइडेड किया है, तो शेष बचा वो तिथि है, बराबर। उसी तरह योग है, उसको क्षेत्रफल 4 से मल्टीप्लाई किया हमने, उसको फिर आप डिवाइडेड बाय 27 करोगे ना, तो 27 तरह के योग होते हैं, बराबर। तो उसको डिवाइड किया आपने, जो शेष बचा वो योग है। उसी तरह आयु, तो क्षेत्रफल मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 120। ये 120 क्या है, एक इंसान की आयु ली हुई है। जैसे हम दशाओं में देखते हैं ना 120 साल की आयु गिनते हैं इंसान की, तो ये 120 साल के यहाँ गिना गया है, ठीक है। तो ये आयु यानी उस मकान की आय जिसका आप विचार कर रहे हो, अभी प्लॉट के ऊपर जो बनाओगे ना उसकी बात, तो उसका आयु हम किस तरह से निकालेंगे। तो जो क्षेत्रफल आया प्लॉट का, लंबाई चौड़ाई, उसको हमने 8 से गुना किया और 12 से हमने उसको भाग दिया, तो जो रिमेनिंग बचेगा यानी जो शेष बचेगा वो उसकी आय है। हाँ, 120 से भागेंगे कि 12 से भागेंगे? 2 घंटे बाद की बोल रहा है, प्लीज म्यूट कीजिए। 2 घंटे प्रतीक, 2 घंटे बाद 120 साल इंसान के साल जो है ना 120। हाँ, पर इसका मतलब ये होता है कि अगर हम फ्लैट अगर कोई ले रहे हैं, उसमें उसको ये जो रिमाइंडर आएगा उतने साल के बाद वो फ्लैट कोई रिजल्ट नहीं देगा। नहीं, मैं वो किस तरह से निकालना मैं आगे बताता हूँ, एक एक को हम डिटेल में जानेंगे थोड़ा थोड़ा, मगर मेन हमारा टॉपिक आय का है, बाकी जो है ना उसको थोड़ा ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा देख लेंगे किस तरह से होता है। मैं आपको एग्जांपल निकाल दे रहा हूँ। जैसे कि ये प्लॉट है, दिख रहा है आपको, लंबाई 45 फीट है और चौड़ाई 25 फीट है मान लो, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई किया ना हमने, हाँ, तो 45 इंटू 25 बराबर है, तो 1125 हो गया, ये क्षेत्रफल हमारा हो गया, ठीक है। तो
क्षेत्रफल सूत्र क्या है हमारा कि क्षेत्रफल मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड हाँ। बाय 8, ये सूत्र है। तो हमने जी क्या किया 1125 यानी 1125 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो कितना आया 10,000 10,125। बराबर है। तो उसको हमें क्या जी करना है, अभी 8 से भागना है, डिवाइडेड हाँ करना है। तो उसको डिवाइडेड किया तो 1265 पॉइंट। 0.625। तो अभी यहाँ हम देखेंगे ना, पॉइंट के बाद का जो नंबर है वो पहला नंबर लेना है, रिमाइंडर में, अच्छा, बराबर है। दैट इज रिमाइंडर। हाँ, तो वो 6 आया। तो आय कौन सी होगी 6। 6। तो ये समझ में आ गया आपको, 6 आय। हाँ सर, हाँ हाँ, सर। 6 नंबर की आय आई, बराबर है। तो अभी हम आय को जब डिटेल में देखेंगे कि आय के कितने प्रकार है, एक आया तो कौन सा प्रकार है, दो आया तो कौन सा प्रकार है, इस तरह से देखेंगे हम। तो ये आय जो 6 नंबर का आय आया, ये शुभ है या अशुभ है, वो हम अभी आगे देखेंगे, बराबर है। तो आय हम इस तरह से निकालेंगे राकेश जी। तो एक फॉर्मूला हमने ये है। तो अभी देखना हमें क्या है कि जो आय है ना, हाँ वो ऋण से हमेशा या इक्वल होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए, समझे आप। आपकी इनकम, आय यानी इनकम, आपकी इनकम ऋण यानी कर्जे से जो खर्चा है उससे हमेशा ज्यादा होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे घरों में सुख शांति और समृद्धि बढ़ती है। यदि आय ज्यादा है और ऋण कम है, जब आप ऋण भी निकालोगे ना, उसका फॉर्मूला हमारे पास है, अभी देख लीजिए हमारे पास फॉर्मूला है। आय हम पहले किस तरह से निकालेंगे, फिर उसका ऋण आपने निकाल लिया। अभी आय और ऋण इक्वल है तो एवरेज है, आय ज्यादा है और ऋण कम है तो वो प्लॉट आपके लिए बहुत अच्छा है, उसमें सुख शांति समृद्धि बढ़ेगी। इतना क्लियर हुआ। हाँ, तो यानी सर अगर आई का एक फॉर्मूले से एक प्लॉट का निकालना है तो यही 45 इंटू 25 वाले से ऋण का भी निकालना है सेम टाइम, हाँ, तब भी जाके हमें पता चलेगा कि आई और ऋण में हु इज ग्रेटर। ये जो नौ फॉर्मूले दिए हैं ना, नौ आप इसी से हाँ निकालोगे, जो लेंथ और चौड़ाई और जो लेंथ है उसकी, उसी से। हाँ, मानो ये यानी प्लॉट अगर हमारे एक पास है फ्लैट है हमारे पास 45 इंटू 25 वाला, तो तो नौ ये इससे 9 ले के गए। 9 सूत्र को जी निकालना है हमें उससे। जी, ओके। तब जाके पता चलेगा ना, आय ज्यादा है ऋण ज्यादा है, हम्म फिर कौन सा नक्षत्र है, कौन सा वार है। ठीक है, इसी फॉर्मूले से निकलेगा। और 9 फॉर्मूले हैं हमारे पास, हम्म बराबर है सर जी। सर इसमें कोई ये भी है कि इतनी लंबाई चौड़ाई के बाद कोई फॉर्मूला लागू नहीं होगा? अब वो आ रहे हैं आगे। अच्छा, ओके सर, हाँ ओके सर। हाँ, तो ये इतना समझ में आ गया आय ऋण का। जी हाँ सर। सर, जी ये समझ में आ गया। तो इसी प्रकार हम वार की भी गणना करेंगे। हाँ, जी। जैसे हमने आय की गणना की उसका फॉर्मूले से, उसी तरह हम वार को भी देखेंगे, हम्म बराबर है। तो यदि शेष 1 आता है वार में भी, मान लो, हम्म तो रविवार आ गया, रविवार से हम जी। काउंट करते हैं। तो रविवार आ गया, 2 है तो सोमवार। हम्म इस प्रकार हम वारों को भी देखेंगे। जी उसमें जो क्रूर ग्रह जो है, क्रूर, उसकी गणना शुभ नहीं है। यानी रविवार, मंगलवार, यानी मंगल, सूर्य, मंगल और शनि, ये क्रूर ग्रह माने गए हैं, बराबर है। तो वो जी दिन जब आते हैं, मानो कि रविवार आया, मंगलवार आया और शनिवार आया, यानी शेष कितना हुआ, 1 यानी रविवार, 3 1, यानी 3 या 7। 7, शुभ नहीं है, बराबर है। तो आपको उस दिन उसका कार्य नहीं करना है, वो शुभ नहीं है वो दिन, 1, 3 और 7। जी तो सर यानी इसका मतलब ये हुआ कि एज बिन वास्तु कंसल्टेंट, जी अगर हमारे पास सामने वाले का घर का कोई भी पूरा प्लॉट का क्षेत्रफल आ जाता है, तो जी हम किस दिन उसका काम करें या ना करें वो भी हमें पता चलेगा, तो उसी हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। जी। और जमीन, घर यानी जो प्लॉट है, भूमि है, घर है, ले बेच करना है, नया बनाना है, तो ये 3 वार नहीं आनी चाहिए, रविवार, मंगलवार और शनिवार, ये अशुभ है। कहने का अर्थ ये जी है। जी ठीक है, ये वार का समझ में आ गया आपको। जी सर। हाँ, आय और वाय हमने देखे, उसी प्रकार हम अंश को देखेंगे। हाँ, अंश 9 होते हैं। अंश जी जो वो 9 ग्रह जो होते हैं ना, 9 ग्रह, उसके अंश गिने गए हैं,
बराबर। अच्छा। उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, पर 9 ग्रहों को लिया गया है यहाँ अंश। हाँ, इसमें से जो क्रूर ग्रह जो है ना, यानी सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, जी। हाँ, उसके जो अंश है वो शुभ नहीं माने गए हैं। बराबर है। तो एक मिनट, क्या हुआ अंश में? अंश में डिवाइडेड में जो 9 किए है ना, 9 अंश होते हैं, ये 9 प्लानेट के हैं। हाँ, तो इसमें जो क्रूर ग्रह जो है, सूर्य, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, राहु, केतु। केतु, और सर फिर इसके जो अंश, एक मिनट, उसके जो अंश आते हैं ना वो शुभ नहीं है। तो सर उसका नंबर कैसे देखेंगे? राग सीरियल कैसे चलेगा उसका सीरियल? हाँ वही। विश्वंतरी दशा किस तरह से चलती है साहब? अच्छा, एज पर विश्वांतरी दशा। जी, केसुर, केसुर, चमरा, जी, गसबु। बस उस तरह से आप निकालिए। बराबर। एक अच्छा, एक आया तो केतु है तो वो शुभ नहीं हो गया, इस तरह से। ये मतलब एक केतु का हुआ ना फिर साहब? हाँ, तो उसी तरह से सीक्वेंस में जाना है ना राकेश जी। प्लानेट तो उसी सीक्वेंस अच्छा। में है। प्लानेट की जो सीक्वेंस है ना, उसी सीक्वेंस में हमें देखना है। जैसे वार वार अपनी एक सीक्वेंस में है, जी। बराबर, रविवार, सोमवार, मंगलवार, इसी तरह प्लानेट भी उसी तरह से है ना, उसी तरह से हम दशा देखते हैं ना। तो वो क्रम लगाना है हमें। ठीक है। उसी तरह द्रव्य जो है वो 12 प्रकार के हैं। जैसे वस्त्र, शत्रु, पुस्तक, द्रव्य, द्रव्य यानी मनी, पैसा जो होता है ना, यानी धान्य, पृथ्वी, कुटुंब, विद्या, पशु, वाटिका, भूषण, धन आदि। हाँ, तो जैसा कार्य हो उसके अनुसार। यहाँ द्रव्य यानी गोल्ड और मेटल टाइप हो गया। हाँ, वो हो गया, यानी कीमती जो भी रत्न टाइप, आपकी जो कीमती चीजें, क्योंकि वो है। धन नकदी हो गई। जी। तो सर इसमें जैसे ये जो आपने दिया है वही कैटेगरी से चलेगा। 1 नंबर यानी वस्त्र, 2 नंबर यानी शत्रु, 3 जी, नंबर यानी पुस्तक। जी। तो यहाँ ओके। देख लीजिए, जैसा कार्य हो उसके अनुसार द्रव्य का चयन करना चाहिए। मान लो धान्य रखने का आपको रूम बनाना है, एग्जाम्पल स्टोर रूम बनाना हो, तो उसके लिए 5 यानी नंबर देखिए, 1 नंबर वस्त्र, 2 शत्रु, 3 पुस्तक, 4 द्रव्य और 5 क्या हो गया, धान्य। बराबर। तो उसके लिए यदि रिमाइंडर 5 आता है ना, तो वो अच्छा है उसके लिए। समझे आप? इसमें सेकंड नंबर का यूज बेडरूम हो गया फिर। एक जन बताइए, आप बता। इसका मतलब ये हुआ कि समझो अगर 3 बेडरूम 4 बेडरूम का घर बन रहा है तो इंडिविजुअल रूम का हम निकालेंगे और उसमें क्या बेटर है रखना वो डिसाइड करेंगे। जी। आपको कौन से चीज के लिए कौन सा रूम बनाना है? जैसे धान्य के लिए बनाना है तो फॉर्मूला हमारे पास है, हाँ, द्रव्य। फॉर्मूला है, यस हाँ, करेक्ट। तो आपको यदि 5 रिमाइंडर आया तो धान्य के लिए अच्छा है, 1 आया तो वहां वस्त्र या अलमीरा वहां या वस्त्र का स्टोर कर सकते हो। बराबर। हाँ, उसी तरह 3 नंबर आया तो वहां आप लाइब्रेरी बना सकते हो, स्टडी टेबल बना सकते हो, पुस्तक है ना, उसी तरह। समझ में आया आपको? 9 नंबर आया तो धन यानी तिजोरी आप वहां बना सकते हो। और सर जैसे ये शत्रु का यूज कैसे करेंगे साहब? शत्रु का 2 नंबर आया तो उसको आपको अवॉइड करना है, ऐसा। अच्छा। वो शत्रु का होता है। और ये आपके कुटुंब यानी परिवार। बराबर है। वो परिवार यदि तो है, वो बेडरूम बना सकते हैं तो कुटुंब में बढ़ोतरी हो या लाइक जनरल ऐसे। वो है, या आप हॉल भी बना सकते हो वहाँ। हाँ, लिविंग रूम बना सकते हैं कुटुंब में। लॉन भी बना सकते हैं। बराबर। तो हाँ, आज के तो लिविंग रूम वो सब हो सकता है। सर इससे पिछले वाले में जो आपने केशव चमड़ा खुशबू बताया, तो जो आदमी की जन्मपत्री है जहां से उसकी पहली एमडी शुरू होती है वहां से भी ले सकते हैं या सीधा केशव चमड़ा खुशबू से लेंगे? नहीं, हमको तो प्लानेट देखना है ना सर। प्लानेट उसमें वो दशा दशा नहीं देखनी है हमें। अच्छा, ठीक है सर। हमें तो वो देखना है कौन से प्लानेट का अंश आ रहा है वो। बराबर है। ठीक है सर। ये जो 5 प्लानेट जो है राकेश जी, अपना 5 जो प्लानेट हमने बताए जो अच्छा फल नहीं देते, जैसे क्रूर माना गया, वो यदि आते हैं सीक्वेंस वाइज नंबर में तो वो शुभ है, उसको आप छोड़ देना चाहिए। बराबर है। मगर हमें आगे हम आते हैं, नवो का विचार नहीं करना है हमें। जो मेन टॉपिक है ना उसको हमें देखना है ज्यादातर। तो आय, ऋण और नक्षत्र, 3 चीज को ही देखना है मेनली।
हाँ 9 को आप मैच करोगे ना तो उतना शायद न हो पाए, मगर मेनली 3 देखना है, आय, ऋण और नक्षत्र। ठीक है। अच्छा। हाँ उसी तरह हम नक्षत्र को देखेंगे। नक्षत्र में ग्रह स्वामी का जो जन्म नक्षत्र है। सर एक मिनट, हाँ एक क्वेश्चन था मेरा आगे वाले में, द्रव्य वाले में ही। अगर किसी का 1 बेडरूम हॉल किचन है और अगर हम उसके बेडरूम का निकालते हैं, तो इससे क्या हमें पता चलेगा कि वहां पे धन की वृद्धि होगी कि नहीं होगी, या क्या होगा वहां पे? नहीं 1 क्या बेडरूम हम किचन है। अगर एस्ट्रो वास्तु करते हैं और वास्तु किसी का हमने कंसल्टिंग लिया है और अगर हमें वहां पे लॉकर प्लेसमेंट देना है, तो क्या हम उसको ये बता सकते हैं कि यहाँ पे आपका लॉकर रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ लॉकर के लिए आप ये बता सकते हो, धन का जो 9 रिमाइंडर आया, बराबर है, हाँ, आपने तो पर वहां अगर 9 पर रिमाइंडर नहीं आ रहा है? क्या आता है, तो उसके लिए वो नहीं है तो उसको आप चेंज कर सकते हो, फिर चेंज करना पड़ेगा, बराबर है। और 1 बेडरूम में ये 9 के 9 फॉर्मूला लगाना व्याजबी भी नहीं है और लग भी नहीं सकता है। मैं आपको सीधी से हाँ, बिकॉज क्या होगा अगर उसमें पशु हाँ आ गया, तो कौन पशु उसके पास है नहीं, तो वो हाँ पशु को पाल के क्या करेगा वहां हाँ पे, नहीं वो करेगा, पशु को बेनिफिट। बराबर है। तो 9 को नहीं हाँ, न देख, इसीलिए उसी में बताया हुआ है, आय ऋण को मेन देखना है, नक्षत्र देखना है, बस इतना ज्यादा में नहीं जाना है। शास्त्रों में यह उल्लेख दिया हुआ है, जब वो पहले के समय में ये सब बनाते थे ना, बड़े बड़े घर बनाते थे, नगरिया बनाते थे, उसके लिए ये 9 में वो लोग देखते थे। हमारे आज के परिवेश में आय ऋण देखो आप, और नक्षत्र देखना है, उन्होंने बताया हुआ और ये, सर इतना ही आपको सर, मेहनत करना है जी। सर जैसे किसी कॉलेज का निर्माण कराया जाए तो उसमें तो देख सकते हैं कि यहाँ लाइब्रेरी बनानी चाहिए, हाँ यहाँ ये करना चाहिए, वहाँ वो करना चाहिए, तो कर सकते हैं सर। हाँ कर सकते हो ना, कहाँ पुस्तकालय होनी चाहिए, पुस्तक का भी है, लाइब्रेरी का भी है, वो आप उस तरह से देख सकते हो, बराबर है। जी। उसी तरह हम नक्षत्र को देखेंगे। नक्षत्र जो है, ग्रह स्वामी का जो नक्षत्र होता है जन्म समय का, ग्रह समय का जो नक्षत्र होता है स्वामी का, बराबर है, और ग्रह का नक्षत्र यदि शेष 3, 5, 7, 12, 16, 23 और 27 आए तो वो अच्छा नहीं होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ग्रह स्वामी का जन्म नक्षत्र हस्त है, बराबर है, तो हस्त से तीसरा, 5वां, 7वां, 12वां, 16वां, इस तरह से 23वां, 25 और 27वां अच्छा नहीं होता, समझे आप। मान लो राकेश जी, आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है, पता है आपको? ना सब ना पता सर। सर मेरा अश्लेषा है। हाँ तो अश्लेषा है ना, तो अश्लेषा से तीसरा कौन सा हुआ, वो आप देखिए, फिर 5वां कौन सा हुआ, हाँ, हाँ 7वां, 12वां, 16, 23, 27, ये अच्छे नहीं है। आप यदि रिमाइंडर जो आता है वो, मान लो जो भी रिमाइंडर 3 आया तो तीसरा नक्षत्र कौन सा हो गया, तो ये अशुभ है आपके लिए यहाँ। एक मिनट सर, अगर इसका मतलब ये होता है कि अगर हमने जो ऊपर फॉर्मूला लिया 45/25 ही अभी मैं गिन रही हूँ, जी अगर वो घर का जो नक्षत्र का फॉर्मुलेशन है वो फॉर्मुलेशन से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है, तो वो नक्षत्र सबसे पहले लेना है? नहीं नहीं नहीं, आपका जन्म नक्षत्र, ग्रह स्वामी का जो जन्म नक्षत्र है जन्म समय का, हाँ, हाँ, उससे उससे मानो कि आपका कौन सा बताया आपने, अश्लेषा। तो अश्लेषा से 3, 5, 7, 12 ये सीक्वेंस दी हुई है ना, वो अच्छे नहीं है, वो यदि नंबर आते हैं तो रिमाइंडर। अच्छा, तो रिमाइंडर अगर 3, 5, 7, 9, 12 ऐसा कुछ, ये 3, 7, नहीं 5, 12 आ रहा है? ये 3 है, तो आपका जन्म नक्षत्र जो अश्लेषा है उससे तीसरा कौन सा हो गया, कौन सा नक्षत्र हुआ? वो तो देखना पड़ेगा सर। हाँ तो उससे जो तीसरा नक्षत्र है ना अश्लेषा से, हम्म। वो यदि रिमाइंडर आता है, वो यदि आता है तो आपके लिए वो शुभ नहीं है, और 5वां आया यदि तो वो भी शुभ नहीं है, इस तरह से। तो पर सर एक मिनट, इसमें यानी हम बेसिक घर का जो नक्षत्र देख रहे हैं अभी, वो कौन सा है, वो कैसे पता चलेगा? तो वो तो जो फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप दिया है उसी से देखना पड़ेगा ना? कौन सा? यानी अगर 45/25 के प्लॉट का हमने फॉर्मूला लगाया, जी ठीक है, उसमें जो भी रिमाइंडर आया,
अगर समझो उसका रिमाइंडर 4 आ रहा है जी फॉर एग्जाम्पल, या जी। अभी जैसे 6 हमने देखा था, 0.6 से शुरू हुआ था तो 6 रिमाइंडर आया। तो अगर वो 6 रिमाइंडर है तो उसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे? तो स्टार्ट तो जो नक्षत्र, पहला नक्षत्र से, जैसे हमें 27 के फॉर्मुलेशन में दिया है टर्न बाय टर्न, पहले तो हम उसी से वो नक्षत्र मार्कआउट कर लेंगे ना। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है ग्रह स्वामी के नक्षत्र से गिनना है आपको। आपका नक्षत्र मान लो भरणी है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। हाँ आपका जन्म नक्षत्र भरणी है, तो भरणी से यदि आपका रिमाइंडर 3 आया, भरणी भरणी से यदि तीसरा नंबर कौन सा है? रेवती। जी मान लो बराबर है, तो रिमाइंडर यदि वो आता है तो वो कौन सा, कितने नंबर का नक्षत्र हो गया? रेवती। आपको जैसे हमने प्लानेट देखा ना सीक्वेंस में, इधर नक्षत्र भी पहला नक्षत्र कौन सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से 27 नक्षत्र है ना, वो नंबर वाइज है। पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, इस तरह से सीक्वेंस में हमें जाना है, बराबर है। अभी मान लो आपके पास नक्षत्र का लिस्ट है, वहां मैं बताऊंगा उससे अच्छा, आपके पास नक्षत्र का लिस्ट है, वहां देखिए आप, पहले है आपके पास? एक मिनट सर, मेरे पास है, मैं 1 मिनट निकालती हूँ। हाँ, नक्षत्र का पहले आप लिस्ट निकालिए, तो मैं नंबर बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा सामने। करेक्ट करेक्ट, अंडरस्टूड। है सर नक्षत्र की लिस्ट है सर? है ना? जी सर। जैसे पहला नक्षत्र अश्विनी है, दूसरा भरणी और तीसरा कृतिका। बराबर है। तो जी। अभी ये सीक्वेंस है ना, जी अभी मान लो हेतल जी का नक्षत्र आपका कौन सा, अश्लेषा बताया ना हेतल जी? हाँ जी सर। हाँ, अभी हेतल जी का नक्षत्र जो है जन्म नक्षत्र, वो 9 अश्लेषा। नंबर, 9 नंबर है उसका। जी अश्लेषा है, बराबर है। हाँ जी अभी उन्होंने फॉर्मूला लगाया और हाँ फॉर्मूले में रिमाइंडर जो आया, मान लो कि 7 आया, हाँ। जी। 7वां नक्षत्र कौन सा हो गया? मतलब पुनर्वसु नहीं गिनेंगे, अश्लेषा को पहला मानेंगे। तो 1 अनुराधा 2 आएगा सर, 3 मतलब 4 अश्लेषा 5 6 छोड़ के तो 7 आगे गिनेंगे 8 सर। नहीं 7। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, तो सर पुनर्वसु आया 7 नंबर। पुनर्वसु आया ना 7। हाँ नहीं सर हमारी समझ में नहीं आया सर, आपने बताया इनका अश्लेषा है। अरे उनका अश्लेषा है, उसको साइड में लिख के रखो आप, बराबर है। अच्छा हाँ जी अभी रिमाइंडर मान लो कि 10 आया एग्जाम्पल, हाँ। ठीक तो है। मगा, बराबर है। तो 10वां नक्षत्र कौन सा है पहले ये देखिए आप। मगा। अच्छा 10वां नक्षत्र मगा आ गया सीरियल वाइज। ठीक है। हाँ, तो मगा आ गया, तो अश्लेषा से कौन सा नंबर है वो आप काउंट एक कीजिए। अश्लेषा से 1 नंबर आया। तो यहाँ 1 नंबर आपके लिए 1 आएगा 2 आएगा सर, अश्लेषा को 1 नंबर गिनेंगे। नहीं 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 नहीं, नंबर तो अश्विनी से ही गिनेंगे ना हम, वो छोड़ दीजिए। अब आपका जो नक्षत्र है ना, आपको, हाँ असला से वो आप गिनते जाइए, मैं बराबर समझ है। गई सर, 1 मिनट कंफ्यूजन मैं क्लियर करती हूँ। मेरा अगर अश्लेषा है वो मैंने साइड पे लिख लिया, ठीक है, मेरा अश्लेषा है। जी ओके। अगर आपका कहना ये है कि रिमाइंडर 10 आता है, तो हमारे पास जो लिस्ट है नक्षत्र का, उसमें 10 नंबर पे मघा नक्षत्र आ रहा है। जी ठीक है। जी तो मघा नक्षत्र आने पे मुझे अब कैलकुलेट करना है कि अश्लेषा से मघा कहाँ पे आ रहा है, जी, कितने नंबर पे आ रहा है? कितने नंबर पे आ रहा है। तो मेरा पॉइंट वही है हम लोगों का कि जो मघा है उसमें अश्लेषा को 1 नंबर पे लेना है, जी, या अश्लेषा को छोड़ के सिर्फ सीधा डायरेक्ट मघा को 1 नंबर पे लेना है। अश्लेषा नंबर 1, मगा नंबर ओके। 2, हाँ, तो दूसरा नंबर आ गया। बराबर। तो वो आपके लिए हाँ अशुभ नहीं है। यदि पूर्व हाँ, फाल्गुनी यानी 3 नंबर आता, यानी पूर्व फाल्गुनी 3 आता, नंबर आता तो वो अशुभ होता। अशुभ, करेक्ट, अंडरस्टूड। मैं बराबर है, वही पूछ रही थी सर पहले आपको, बराबर है। मैं शुरू में वही पूछ रही थी। राकेश जी क्लियर? तो सर तो आपने सूत्र ये बताया कि जो हमारा नक्षत्र है वो जो सीरियल पर है, और जो हमारा रिमाइंडर बचा वहीं से
काउंट करेंगे वो कौन से नंबर का रिमाइंडर है। पहला, दूसरा, तीसरा, जो ये लिस्ट दिया है ये शुभ नहीं है, और जो दूसरे होंगे वो शुभ होंगे साहब। जी बराबर, ये नक्षत्र समझ में आ गया आपको? जी साहब, जी साहब। ग्रह स्वामी के नक्षत्र से फिर देखना है कि वो जो नक्षत्र से रिमाइंडर आ रहा है क्या वो शुभ है या अशुभ है, वहां से काउंट जी। करके देख लेना है। जी। ठीक है, तो ये नक्षत्र हो गया। तो हमने नक्षत्र का चयन भी इस तरह से कर लिया कि मेरे लिए कौन सा शुभ नक्षत्र है, कौन सा अशुभ है। ठीक है, उसी तरह हम तिथियों को भी देखेंगे। सर एक मिनट, मैं फॉर्मूला ये लिख लेती हूँ सर, 1 मिनट होल्ड करिए प्लीज। हमें भी बोल दो, लिख ले फार्मूला, बताइए साहब। राकेश सर जी, फार्मूला बोलते सर। राकेश जी पीडीएफ पूरा आपको मिल जाएगा। राकेश ऊपर फॉर्मूला तो लिखे हुए हैं ना, 1 से 9 फॉर्मूला मैंने लिखे हुए हैं, वो सब आपको पीडीएफ मिल ठीक है जाएगा। हाँ, तो आप उसको ठीक है लिखने का ना करें। हाँ, फिर आपको उसके बाद आपको नोट बनानी है तो आराम से बनाते रहिए। ठीक है, मैं पूरा पीडीएफ पूरा फॉर्मूले के साथ आपको दे दूंगा, पूरे जैसा जैसा ये है ना वो पूरा जी आपको सर। दे दूंगा, आप उसका चिंता ना करें। हाँ हाँ, तो खाली आप समझ लीजिए कि फॉर्मूला किस तरह से हमें यूज करना है। जी। हाँ, अभी हमने नक्षत्र देख लिया ना, उसी तरह हम तिथि को भी देखेंगे। तिथि 15 होती है ना, हाँ इसमें रिक्ता तिथि होती है 4, 9, 14, वो शुभ नहीं होती, हाँ वो शुभ नहीं होती, बराबर है। हाँ हाँ जी। यानी सूत्र के अनुसार यदि शेष 4, 9 और 14 आते हैं तो वो शुभ नहीं है, वो तिथि पे आपको काम नहीं करना है, बस वो डेट जो, बराबर, ये तो समझ में आ गया ना, रिक्ता तिथि। हाँ हाँ सर। हाँ, तो आपको जो तिथि का जो सूत्र है वो लगाना है, उसमें फिर देखना है रिमाइंडर 4, 9, 14 तो नहीं आ रहे ना, यदि आ रहे हैं तो वो अशुभ है। उसी तरह तिथियां हमने देख ली। जी। फिर हम योग का विचार करेंगे। योग 27 होते हैं, उसमें से अशुभ योग जो है वो नहीं लेना है। योगों के 27 नाम है, उसके फल के अनुसार, बराबर है। तो यहाँ हम योग को डिटेल में नहीं देख रहे हैं क्या 27 कौन से हैं क्या है, बराबर। तो उसी तरह योग का जो फॉर्मूला दिया हुआ है ना, उसी तरह हमें उसका निकालना है, मगर उसका ज्यादा महत्व नहीं है, हम जो आज यूज करते हैं ना उसमें। फिर हम आयु का विचार करेंगे, आयु यानी उम्र। ठीक है, तो उसमें क्या है कि बाल और वृद्ध, या बाल अवस्था यानी वृद्ध अवस्था, ये दो नहीं लेनी है। यानी 20 रिमाइंडर 20 आया मानो, उससे कम आया, 20 से कम, तो वो भी ये अच्छा नहीं है। और 100 से ज्यादा आया रिमाइंडर, वो भी नहीं लेना है हमें। तो यानी सर अभी अगर हमने जो पहले फॉर्मूला देखा उसमें 625 था पॉइंट रिमाइंडर, तो 625 आया तो इट्स नॉट गुड। नहीं, वो तो आय के लिए था, आयु के लिए अलग हाँ, वो फॉर्मूला आई है। अंडरस्टूड के आई के लिए था, पर एक एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं आयु के लिए भी, हाँ, और ऐसे 6.625 आया समझो। हाँ, तो 6 आया ना, तो 6 शुभ नहीं है, 20 से कम है वो शुभ नहीं है, और 100 से ज्यादा है शेष रिमाइंडर, वो अशुभ है। नहीं 625 आया ना सर, तो 100 से ऊपर हो गया ना। नहीं, पॉइंट के बाद का लेना है हमें, जो पॉइंट रिमाइंडर के बाद का ही मैं बात कर रही हूँ ना, हमने निकाला तो उसमें 0.625 आया था ना। हेलो सर हमने जो फॉर्मूले से निकाला था ना, उसमें हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रही हूँ, तो 0.625 आया था। हाँ जी, हाँ, तो ये 0.625 आया यानी अबाव 100 हो गया। हाँ, ये बराबर, इस तरह से बराबर है दिस इज जी। नॉट गुड ना, दिस इज नॉट जी, गुड। मेरा कहने का पॉइंट ये है कि हाँ जी, 0.65 हो गया तो जी, अबाव 100 हो गया, तो इट्स नॉट गुड। पर नहीं, अगर यहाँ पे 62 सिर्फ आता तो इट्स गुड, गुड। और 20 से कम है तो भी वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वो और बात अगर 6 होता तो भी इट्स नॉट गुड। नॉट ओके, गुड, बराबर है। तो यहाँ हमें मेनली आय, ऋण और नक्षत्रों को ज्यादा महत्व देना है, 3 बात को ज्यादा महत्व देना है, 3 योग को, 3 सूत्र को, आय, ऋण पर और सर मेरे को नक्षत्र, उसको हमें ज्यादा महत्व इसमें देना ये है। जो आयु है उसका क्या पर्पस रहता है? वो उस भवन की आयु कितनी होगी वो देखना है, तो उससे हम देख सकते हैं। आयु के लिए यदि उसमें बाल्यावस्था यानी
20 से कम आयु वाली ले ली हाँ तो वो भी शुभ नहीं है, और 100 से ज्यादा है शेष तो वो भी शुभ नहीं, क्योंकि वृद्ध अवस्था गिनी जाती है वो। तो वो तो सर ये 100 से मतलब आप के 3 डिजिट डेसिमल के बाद 3 हाँ, डिजिट रही, हाँ वो वो 100 में आप, आएगी। हाँ वो 100 से ऊपर यदि है तो वो शुभ नहीं है, और 20 से कम है तो उसका ज्यादा वर्णन नहीं दिया हुआ है यहाँ पर। आयु के बारे में सिर्फ इतना बताया हुआ है कि वृद्ध अवस्था में नहीं लेना है और बाल्य अवस्था में नहीं लेना है। 20 से कम जो रिमाइंडर आता है वो नहीं लेना है, और 100 से ज्यादा आता है वो नहीं लेना है, वो अशुभ है। बराबर। क्योंकि वो प्रॉस्पेरिटी नहीं देगी, क्योंकि हाँ, वो टाइम पे काम नहीं हाँ 100 साल से ज्यादा उम्र होगी तो करती, ऐसा कुछ है हाँ, इसका रीजन। हाँ अभी क्या देखिए ही काम करेंगे। बाल्यावस्था में है तो वो आपको क्या, एक बच्चा आपको क्या दे सकता है या एक वृद्ध आपको करेक्ट क्या दे करेक्ट सकता है, बस लॉजिक ये करेक्ट। है, लॉजिक ये है। हाँ तो ठीक है। आय, ऋण और नक्षत्र को हमें ज्यादा महत्व देना है। 3 तो पॉइंट सर याद रखिए। 100 और 20 लेना है, नहीं लेना है, 100 छोड़ देना है? नहीं 100 छोड़ देना है। 100 तक जाए क्यों रहे हो आप? अच्छा हाँ 100 ले 90 ले लो, बात तो एक ही है, 1 साल से क्या फर्क पड़ेगा, हो सके उतना अच्छा आप अच्छा यंग एज लीजिए ना आप, 40 50 जी। 60, जो बच्चा कमा के देगा वही काम का है ना। ठीक है सर। ठीक है, आगे बढ़े। जी अब हम आय को विस्तार से देखेंगे। 9 फॉर्मूले हमने देख लिए जो यूज होते हैं, आय आदि के 9 सूत्र थे वो। हमारा आज का टॉपिक मेन जो है वो आय का है। हाँ तो हम आय को हम अभी विस्तार से देखेंगे। जो हमने सूत्र देखा है, क्षेत्रफल इंटू 9 डिवाइडेड बाय 8, उसको लगाकर हम एक, उसको अब लगाकर हम देखेंगे। उसमें जो शेष 1 आता है, रिमाइंडर 1, तो उसका नाम है ध्वज। रिमाइंडर 2 आता है तो वो कहा जाता है धूम्र। रिमाइंडर 3 सिंह। रिमाइंडर 4 आता है तो वो श्वान। रिमाइंडर 5 आता है तो गो यानी गाय। रिमाइंडर 6 खर, खर यानी गधा। हाँ रिमाइंडर 7 आया तो वो गज यानी हाथी। और रिमाइंडर 8 वायस यानी काक, कौवा। तो ये 8 रिमाइंडर हो गए, यानी ये 8 प्रकार के आय हो गए। बराबर है। तो सर उनके धूम्र यानी धुआं, हेलो धूम्रपान, धूम्रपान। जी हाँ हाँ करेक्ट, धूम्रपान। हाँ तो ये 8 जो आय हैं उनकी अपनी एक दिशाएं होती हैं। जैसे कि नंबर 1 जो है उसकी पूर्व दिशा है, ध्वज पूर्व। ध्वज पूर्व। 2 की हाँ। 2 की अग्नि। 3 की दक्षिण साउथ। 4 नैऋत्य। 5 पश्चिम वेस्ट। 6 जो है वो वायव्य। 7 जो है उत्तर। और 8 जो है वो ईशान। इस तरह से, हाँ इस तरह से हर आय की अपनी एक दिशा होती है। और उस दिशा में वो, जिस दिशा में वो स्थित होते हैं ना, उस दिशा में, उस दिशा के ये स्वामी है, जो जो दिशाएं बताए ना वहां। और प्रत्येक आय अपने से, देखिए प्रत्येक आय जो है अपने से 5वें आय से बेर करता है, यानी उसकी दुश्मनी होती है। एक की 5 से दुश्मनी हो गई, 5 की 10 से हो गई। इस तरह से हर आय जो है अपने से 5वें से दुश्मनी करता है, दुश्मनी करता है। करेक्ट। और इन आयों में से जो विषम संख्या है वो आय जो है विषम, यानी 1 3, बराबर, ध्वज, सिंह, गो, गज, ये शुभ कहे गए हैं। तथा सम संख्या वाले जो है धूम्र, श्वान, खर तथा गज, ये अशुभ। सर गज कॉमन है क्या? जी गज इसमें भी लिया है, हाँ, शुभ में भी हाँ, लिया है जी। तो वो यानी गज दोनों साइड रहेगा, दोनों कॉमन है। वो कॉमन सामान्य है। मनुष्य के ग्रह निर्माण में दुख देता है। ये जो 4 जो है ना, धूम्र, श्वान, खर तथा गज, ये जो है वो 8 हो गया ना। ये गज नहीं, गज जो है ना, सब जो गज अगर आया तो एक मिनट, हमने ध्वज लिया पहले, फिर सिंह है, वायस आना चाहिए सर गज की जगह पे। हाँ वो बाय मिस्टेक प्रिंटिंग वो है। हाँ ये, और ये एक ही नंबर जो है ना, 1 3 5 गज की जगह पे वायस आना चाहिए सर, वायस नहीं, ऊपर जो है ना गज आना चाहिए, और नीचे जो है वायस आना चाहिए गज की जगह पे। हाँ नीचे वायस आना चाहिए। हाँ वो बाय मिस्टेक हो गया है।
तो इस हाँ, तरह कोई से, बात नहीं सर, हाँ वी विल राइट इट डाउन। हाँ, तो वो क्या है, गृह निर्माण में इसे अशुभ माना गया है, धूम्र को, श्वान को, खर को और वायस को। ये मैं समझा नहीं, क्या मिस्टेक किसमें हो गई है सर, किसमें क्या मिस्टेक हो गई है? अशुभ वाले में वायस आना चाहिए, गज नहीं आना चाहिए, ये वो देखिए मिस्टेक हुई है। यहाँ ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, गज गज लिखा गया है, यहाँ पे होना चाहिए वायस यानी काक। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ नीचे। यानी, हाँ यानी जो एक ही है ना राकेश जी, एक ही, 1 3 5 हाँ हाँ 7 ये शुभ है, और जो ठीक है। जो सम है यानी 2 4 6 8 वो अशुभ है। ठीक है, जी बराबर है। तो ये गृह निर्माण में जो अशुभ आ जाते हैं वो तो नुकसान देते हैं, यानी दुख देते हैं वो। तो इनमें से सभी आए अपने अपने स्थानों पे, यानी अपने अपने दिशा में जो है वो बलि होते हैं। मानो कि ध्वज है वो पूर्व में बलि है, बराबर है, तथा अपनी दिशा छोड़ के और कई दिशा में है तो वो अशुभ हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, बराबर। तो मतलब और सब कोई क्या? दिशा में कैसे आएंगे सर? हाँ एक मिनट, आगे जिस स्थान या शाला के निर्माण के लिए जो आय हमने बताई है ऊपर, तो उसी आय से आपको मकान बनवाना चाहिए यदि शुभ या अशुभ में। तो अपने स्थान में सभी आय श्रेष्ठ होते हैं, इस वाक्य का सही यही अर्थ हो गया। जैसे आपने पूछा ना इसका अर्थ क्या हुआ, तो जिस स्थान में निर्माण के लिए जो शुभ आय बताई ना हमने, मानो कि अभी 6 आय, बराबर, हमने आय निकाले ना 6, तो 6 आय आई, तो 6 आय कौन सी होगी, छठे नंबर की आई खर, खर है ना, हाँ तो खर तो अशुभ है, हाँ बराबर है। तो हमें क्या करना है, वो जो खर को न लेके या हमें 5 पे जाना है या 7 पे जाना है, उस तरह से हमें उसमें मेजरमेंट में थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा। नहीं तो ये देखिए गज यहाँ खर आता है, तो खर की दिशा कौन सी हो गई, यहाँ दी हो ना वायव्य, साउथ वेस्ट। वायव्य, तो यहाँ वायव्य दिशा यानी इसकी एंट्री आपने वायव्य में ले ली। यहाँ हर एक की ये खर है तो खर शुभ नहीं है, तो यदि उस समय आपने वायव्य की एंट्री ले ली तो इसका मतलब ये हुआ आपने खर को लिया हुआ है और ये अशुभ नहीं है, ये अशुभ है, समझे आप। तो यानी जिस स्थान में निर्माण के लिए जो आय शुभ बताई गई हमने, वहां आगे जो बताई हमने कि जो आय शुभ कौन सी है और अशुभ आय कौन सी है, उसी को बेस बना के हमें निर्माण करना चाहिए, कौन सी अशुभ है कौन सी शुभ है। जैसे हमने बताया 1 3 5 ये आय शुभ होती हैं, बराबर है, और अशुभ 2 4 6 8 यदि रिमाइंडर ये आता है तो ये अशुभ है, और उनकी दिशाएं अपनी और उनकी अपनी अपनी दिशाएं हैं। तो वो दिशा में यदि आप निर्माण करते हो यानी मुख्य द्वार भी बनाते हो तो वो अशुभ हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है, यानी अशुभ आय हमें नहीं लेनी है, शुभ आय लेनी है। ये तो अशुभ अशुभ आय के हिसाब से तो हमें प्लॉट का चयन करना है। हाँ शुभ और अशुभ आय के हिसाब से लंबाई चौड़ाई भाग दे के जो बचा रिमाइंडर, अब ये उसमें मतलब एंट्री कहाँ से आ गई साहब, एंट्री का क्या जरूरी के उस दिशा में मिली जाएगी हमें एंट्री? नहीं मैं ये बता रहा हूँ यदि आप उस दिशा में एंट्री रखते हो, अच्छा, तो वो आय हो गया ना 6 नंबर का। मानो कि नैऋत्य में रखा था, नैऋत्य में कौन से आय की दिशा है, खर की है जी, नहीं खर की तो वायव्य है, वायस की होगी, ये खर है ना, तो खर की 6 नंबर, तो खर की वायव्य है ना, मानो कि आपने वायव्य में एंट्री रख ली तो ये खर हो गया, और रिमाइंडर 6 आया ना तो वो भी अशुभ है, तो इनकी दिशा वायव्य है, कहने का अर्थ ये। मगर हमें तो चेक क्या करना, यदि रिमाइंडर 6 आता है ना राकेश जी, तो उसे अवॉइड करना है हमें, वो नुकसानकारक है। अब सर मेरा एक, क्योंकि 1 मिनट, क्योंकि खर ये 6 नंबर रिमाइंडर आया ना तो उसका स्वामी कौन हो गया, खर हो गया, तो खर हमेशा आपको तकलीफें देगा। तो हमें तात्पर्य ये है आय से कि हमें 1 3 5 7 नंबर की आय जो आती है ना वो हमें लेनी चाहिए, अशुभ नहीं लेनी चाहिए आय की गणना में। हाँ सर जो आपने बताया था कि अपने से 5वां स्थान बैर होता है, वो नहीं समझ में आया सर, वो कैसा बैर बताया सर?
यानी इसमें जो आपने बताया था अपने से 5, इनमें से प्रत्येक आय का हाँ, अपने ये से है। 5वें स्थान के आय से बेर है, ये समझाया सर, ये कैसे क्या बेर हुआ? देखिए इनमें ये मानो कि 1 नंबर में ध्वज है, जी तो ध्वज का जो है वो हमेशा 5वें से बेर होगा। यानी ये अच्छा 1 2 3 4 अपने से 5वें स्थान का जो है अपने से यानी इसको भी हमें काउंट करना है। अच्छा अपने से 5वां, हाँ। तो तो यहाँ ये तो सर ऑड, ये तो ऑड हो गया ना सर, तो ऑड में बेर हो जाएगा आपस में। हाँ जी, अपने से 5वां इसमें लिखा हुआ है कि अपने से 5वें आय से इनका बेर होगा। यानी एक ये अपने से यानी खुद को गिनना है, अपने से लिखा है। हाँ नहीं सॉरी, अपने से यानी ये यहाँ से काउंट करना पड़ेगा ना फिर तो ये 6 आएगा ना राकेश जी। जी जी वही मतलब मेरा। हाँ ये आएगा यहाँ से, 2 है तो जी 1 2 3 4 ये 7 से होगा इस तरह से ये। वो तो 7 सीधा साहब इवन और इवन ऑड का फॉर्मूला है। हाँ इवन, जी, और बस इवन खराब है, ऑड सही है। बस यही फॉर्मूला है सीधा सा। आय हमें निकालना है तो ओड लेना है, इवन नहीं लेना है। बराबर सिंह जी कहने के बाद सर 1 मिनट, मुझे यहाँ पे कुछ पूछना है प्लीज। हाँ जी, सर हाँ जी बताइए, आवाज आ रही है? सर अभी जैसे ये, हाँ आ रही है, मेरी आवाज आ रही है। हाँ जी बताइए। अभी जैसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर हम 1 BHK का एक फ्लैट देख रहे हैं, जो जिसका जो भी एरिया आ रहा है वो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, जितना मैं समझ पा रही हूँ उसमें वो एरिया का फॉर्मुलेशन के हिसाब से जो भी रिमाइंडर आया, समझो उसका ध्वज आया है, या उसका जो ऑड वाला जो फॉर्मुलेशन है, थोड़ा आप ऊपर लेके जाएंगे तो मुझे वो समझेगा, आई कैन टेल यू। और थोड़ा, हाँ बस 1 मिनट, क्षेत्रफल, हाँ ये वाला। अगर समझो किसी का हमने फ्लैट 1 BHK का लिया एग्जाम्पल के तौर पे, और वहां पे हम देखते हैं कि उसका जो आई रिमाइंडर निकलता है वो धूम्र निकल रहा है, जी ठीक है, जी पर उसका दरवाजा अग्नि में उसका दरवाजा नहीं होना चाहिए। ओके, जी। कहने का मतलब ये है ना, वो उसके लिए शुभ नहीं होगा। नहीं, कहने का मतलब ये है कि वो रिमाइंडर 2 वाला फ्लैट भी उसके लिए शुभ नहीं है, उसको हमें छोड़ हाँ, देना पर चाहिए। अभी फ्लैट उसने ले लिया है तो तो क्या छोड़ करना देना, चाहिए? तो छोड़ देना चाहिए। तो छोड़ देना चाहिए। हाँ जी, उसकी रेमेडी यही एक है और कोई रेमेडी नहीं है, क्योंकि उसके लिए अशुभ है, उसके लिए अशुभ है। ओके फाइन। हाँ, अभी दूसरा मुझे ये पूछना था कि अगर समझो उसका ध्वज आया, जी ठीक है, तो पूर्व दिशा हो, तो जी क्या उसको दरवाजा उसका पूर्व दिशा में हो तो अच्छा है? जी, सोन अगर अच्छा पूर्व है दिशा में उसका दरवाजा नहीं है, जी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, हाँ, अगर उसका 6 नंबर का वायव्य का दरवाजा है, जी तो अपने से बेर है, तो अपने से बैर है, तो वो उसको वहां पे वो फलित नहीं करेगा। नहीं होगा। बराबर है। पर अगर उसका दरवाजा समझो दक्षिण का है, जी उसकी आय निकल रही है ध्वज की, दरवाजा उसका अगर दक्षिण का है, जी, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं को, आएगा वहां पे? कोई नहीं आएगा प्रॉब्लम उसको। अच्छा, तो यानी मैं जितना समझ पाई हूँ उसका पर्पस ये है कि अगर उसका ईस्ट का ही दरवाजा है, आई के हिसाब का ही दरवाजा है तो बेस्ट है। जी अगर आई के हिसाब का दरवाजा नहीं है तो उससे अगर 5वें का दरवाजा है तो नुकसान करेगा, जी बीच में कोई भी दरवाजा हो तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, जी नहीं, 5वां छोड़ के, बराबर। हाँ जी है ना? और जब 5वां गिनेंगे तो जो दरवाजा उसका जो रिमाइंडर है वो उसको नहीं गिनेंगे, उसके बाद वाले से गिनती शुरू करेंगे। हाँ जी जैसे अगर ध्वज उसका है 1 नंबर है, तो हमारी गिनती 5 की 2 नंबर से शुरू हो जाएगी। जी। और तो 2 यहाँ एक 3 बात ये भी 4 5 जी जी 6, ये भी तो है, 5वां छठा हाउस आ गया उसका। बराबर। तो वो हमें देखना है, एक तो वो हो गया। और फिर यदि आप ये
धूम्र है, स्वान है, उसके बीच में ये दी आती है, तो उससे भी अवॉइड करें तो कर लेना तो अच्छी बात है, क्योंकि ये जो है ना सम वाले, हाँ, वो अगर अवॉइड करे तो अच्छा है कि ये वो फ्लैट अच्छा में है, ना जाए तो अच्छा है। पर अच्छा है। सपोज एग्जाम्पल सर, कि हम्म, अगर वो बंदे ने फ्लैट ले लिया है, हाउसिंग लोन ले लिया है, सब प्रोसीजर हो गया है, अब वो चेंज नहीं करेगा, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं उसके लिए, उसको बेचना ही है, उसमें इसका कोई रेमेडी नहीं है, या उसको पार्ट करके कम कर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर फुट कम होगा, क्षेत्रफल कम होगा या ज्यादा होगा, अच्छा, तो उसका इलाज है ना, आय में तो ही हो सकता है ना, क्योंकि उसका बेस ही क्षेत्रफल है। जो ओके, तो उसको फॉर्मूला का अपने में से कुछ ना कुछ कम प्रोसीजर कर, करके कम करना पड़ेगा। जी जी जब वो या पार्ट कम हो जाएगा तो उसको हम जी कहीं अच्छे पे ले आए। पर जी, अच्छे पे ले आने पे बाद में भले कोई भी नंबर का दरवाजा हो, उसका सिर्फ 5वां नहीं होना चाहिए। हाँ अपने से 5वां नहीं होना चाहिए, बराबर है। बाकी कोई भी भले हाँ वायव्य भी हो या कोई भी नैऋत्य भी हो, दक्षिण मैं- भी हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विषम जो आते हैं ना नंबर, उसके जो दरवाजे या उस दिशा में है, हो सके तो अवॉइड करना चाहिए, बराबर है। पांचवा तो दो हो ही गया, खराब है, नेगेटिव है पांचवा, अपने से 5वां। हाँ, हम्म। और विषम भी खराब कहे गए हैं, मानो कि हाँ। धूम्र है, उसने अग्नि में रसोई अपना अग्नि में दरवाजा बना लिया, हम्म। उसका आय आया 1, और अग्नि में उसने दरवाजा बना लिया, तो भी उसके लिए वो नुकसानकारक ही रहेगा, उतना फायदेमंद नहीं रहेगा। विषम में जाना है उसको, हम्म। सी में बना लिया यानी दक्षिण में, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। क्लियर? अंडरस्टूड। सर हम्म, जैसे ये जो 1 2 3 4 5 से 8 तक है, अगर हम 7 पे आएंगे तो 7 से 8 के बाद फिर एक एक को काउंट किया जाएगा इसी सीरियल में, अगर राउंड में। हाँ जी जी, 8 के बाद 1 अगर 2 3। 7 नंबर आ रहा है तो उससे 5वां गिनना है, तो 8 को 1 नंबर गिनेंगे। हाँ जी तो 8 1 हो गया, 1 नंबर 2, 2 नंबर 3, 3 नंबर 4, और 5 नंबर 4 आ गया स्वान। तो मेरा कहना उसके, यही था। हाँ, तो स्वान उसके लिए गलत हो जाएगा। अच्छा सर, ये इसमें सब हमने पूरा प्लॉट लिया है, एक तो इसका कैलकुलेशन हो गया, आगे हमने लोन छोड़ दिया प्लॉट में, अब हमने कुछ एरिया को कंस्ट्रक्टेड एरिया अलग हो गया, तो ये कंस्ट्रक्टेड एरिया का अलग निकालेंगे या पूरे प्लॉट का ही रहेगा? प्लॉट का ही निकालना है, प्लॉट की बात हो रही है, जितना क्षेत्रफल जो है ना आपके प्लॉट का, उसी की बात हो रही है अभी। आप फिर उसमें कंस्ट्रक्शन कितना करते हो, क्या करते हो, वो एक अलग अलग मैटर है, वो दूसरी है, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये हम प्लॉट को देखेंगे कि ये प्लॉट जो है उसमें, फिर आप कंस्ट्रक्शन करोगे ना, पहले आप प्लॉट का देख हाँ लीजिए, बराबर है। पहले जी आपने जी प्लॉट की आय निकाल ली, यदि प्लॉट जी सही है, फिर आप उसका कंस्ट्रक्शन करोगे ना, जो स्क्वायर फुट आएगा फिर उसका आप अलग से निकालिए, ठीक है, बराबर है। वो भी तो मतलब इसी के अनुसार निकालेंगे हम। जी फॉर्मूला यही है। अब हमने स्पेस सर्जरी से कट कर दिया कोई पार्ट, हमने हाँ माना किसी पार्ट को कट कर दिया हमने, जी तो उस कट पार्ट को छोड़ के अब निकालेंगे। हाँ जी, हाँ, आपने उस पार्ट को तो छोड़ दिया वैसे है ही ना, निकलेगा। आपने उस पार्ट को छोड़ दिया है ना, अच्छा, तो वो स्क्वायर फीट आपको नहीं गिनना है। तो जो जो कट पार्ट रह गया उसका अलग निकालेंगे नहीं नहीं, घर में। कट पार्ट कितना निकलोगे, हमने आधा। सेंटर शिफ्ट करके हमने कुछ सही किया आपने किसी जोन को, तो जो पीछे रह गया कट या आगे कट हुआ उसका अलग निकालेंगे, उसका अलग निकालेंगे, नहीं नहीं सारे जितना, कैलकुलेशन अलग अलग करेंगे साहब। नहीं जितना आपने नहीं सर, कंस्ट्रक्शन किया है ना वो पूरा ले। नहीं गिना जाएगा। अब देखिए ऐसा है कि जैसे मेरे अपने घर में। राकेश जी सुनिए, जी सर। जी जितना सर। जितना कंस्ट्रक्शन किया हुआ है ना, चाहे वो टेढ़ा मेढ़ा जी जो भी हो, उसका क्षेत्रफल आप निकालिए, अंदर आपने जो सर्जरी की है वो अलग की बात है। जी अंदर आपने पट्टी डाल की, सर्जरी कर ली, जो भी कर ली, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ जितना आउटर अपना कंस्ट्रक्शन हुआ है, चाहे टेढ़ा हो करेक्ट, मेढ़ा हो, कोई जोन कट हो, जो हो, उससे हमें लेना देना नहीं है। जितना आपका आई अग्री। क्षेत्रफल होता है, लेंथ, हाँ, लंबाई और चौड़ाई का, वो हमें काउंट करना है। अंदर फिर आप सर्जरी करो या जो भी करो, वो अलग मैटर है। हाँ, वो उसको हमें अच्छा काउंट नहीं करना है। टोटल क्षेत्रफल लेना है हमें, और ये फॉर्मूला लगाना है, अच्छा पहले प्लॉट के लिए, फिर कंस्ट्रक्शन एरिया टोटल जो है वो, करेक्ट, अग्री अच्छा। सर। बराबर है। मैं वही कह रही थी हाँ, आपको। उससे अंदर जो भी आप करोगे,
किसी का हाथ पैर काटो, मुंह काटो, पैर काटो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो पूरा बॉडी को काउंट करना है हमें बस। ठीक है राकेश जी जी? सर। तो अभी आयो का फल क्या होता है ये भी उन्होंने बताया हुआ है। जैसे कि ध्वज, सिंह और गज, ये तीन जो आए हैं, हम्म। आवाज आ रही है मेरी राकेश जी? यस सर, आ रही है सर, आ रही है सर। तो ये जो ध्वज, सिंह और गज, ये तीन जो है, तथा गो, गो यानी गाय, चार हो गए ना, ये जो है वो अपने अपने स्थानों में विशेष शुभ फल देते हैं, यानी ये शुभ है। इनमें से जो ध्वज जो है, रिमाइंडर एक जो आता है, वो सभी प्रकार के आवासों के लिए शुभ होता है, बराबर है। किंतु जो गो यानी गाय, वृष, बैल, केवल उन्हीं में शुभ है जिनके लिए उनका उल्लेख किया गया, यानी गौशाला बनाना हो, इस तरह से। अच्छा। गज यानी हाथी, तो हाथी का जो रहने का वो बनाते हैं हम, हाँ, गौशाला जैसा होती है वैसे हाथी की भी जो होती है ना रहने हाँ की, हाँ, अस्तबल टाइप अष्टबल ऐसा टाइप रहता होता है। है, तो उसके हाँ। लिए वो माप दिए हैं। और ये पौराणिक है, तो उस समय वो लोग पालते भी थे ना, जैसे राजाओं होते थे तो उसके गज के लिए अलग था, गायों के लिए अलग था, फिर अश्व के लिए अलग है, हाँ, उस तरह से इसका माप ये दिया हुआ है। मगर आज के परिवेश में हम गाय का भी समझ ले, गाय का है, हाथी तो मानो का है नहीं, मगर हाथी के लिए वो गज का लिया हुआ है। हमें यहाँ क्या करना है, जनरली जो ध्वज है, ध्वज आय जो है, वो सब आवासों के लिए ठीक है, सबके लिए शुभ गज, बराबर है। उसी तरह वृष, सिंह तथा गज, उसका जो विचार करेंगे ना, तो वो क्या है, संदूक यानी वो आपकी पेटी होती है छोटी सी रखने के लिए, कुछ डिब्बियां होती है, हाँ, या फिर तंबू, वो आगे होते थे, छोटे कपड़े के तंबू होते थे ना, बनाते थे हम, वो जो टेम्पररी होते हैं, कपड़े के तंबू वगैरह बनाते हैं, हाँ, जैसे कि पहले के जन्म राजा लड़ाई के लिए जाते थे, युद्ध के लिए, तो वो आवाज नहीं आ रही, वो तंबू बनाते थे सैनिकों को रहने के लिए। आ रही है आवाज? जी सर। अब आई है, बीच में पहले आवाज चली गई। हाँ, तो ये तंबू है। फिर संदूक यानी लकड़े का जो हम पेटारा बनाते थे सामान रखने के लिए, वो है। फिर डिबिया है, ये उसके लिए यूज होते थे। कोट, जेल, बंकर, सैनिक की चौकियां, अभी हम मान लो सैनिक की चौकियां भी हैं और पुलिस स्टेशन बनाना हो तो भी ये माप से हम बना सकते हैं, वृष, सिंह तथा गज के आय से। क्या इसे हम गोल्डन रेशो भी बोल सकते हैं? हाँ जी, वही हो सकता है, गोल्डन रेशियो आप बोल सकते हैं। तो मान लो कि आपको पुलिस चौकी बनवानी है, एज ए वास्तु कंसल्टेंट, आपके पास आपके गांव का या आपके नगर पालिका का कोई भी डीएम या सीएम या कलेक्टर आके कहता है, राकेश जी आप वास्तुशास्त्री है, हमें पुलिस स्टेशन यहाँ बनवाना है, प्लीज आप हमारी हेल्प करें, तो आपको वृष, सिंह तथा गज यानी वृष और सिंह का मेनली तो देख के आपको उसका मेजरमेंट करना है, पुलिस स्टेशन का आय कितनी आती है वो देखिए आप, और फिर इस आय से बनाया हुआ पुलिस स्टेशन काफी अच्छा काम करता है, उसका नाम भी होता है, बराबर है जी। और गज आय जो होती है ना, उसका यदि बावड़ी यानी कुआं वगैरह बनवाते हैं ना, तालाब, पानी की टंकी है, तो उसमें होता है ज्यादातर। आप एज ए वास्तु कंसल्टेंट बंगलो बना रहे हैं, बराबर, किसी का ड्राइंग बना के, तो उसमें जो आप टंकी बनाओगे ना, ओवर टंकी है या अंडरग्राउंड, हाँ, जो भी आप बनाओगे तो इसका मेजरमेंट आपको गज से लेना है। अच्छा, समझे आप राकेश जी? जी सर। तो वो आपको गज से माप लेके फिर उसको बताना है, भाई इतना लंबा इतना चौड़ा टंकी बना ले। क्लियर? ये समझ में आया? अब तो सर आर्किटेक्ट डिजाइन करके देते हैं सर, हमारा कहाँ है, कोई पूछ रहा है। नहीं, आर्किटेक्ट डिजाइन तो बनाएगा, वो जगह नक्की करेगा ना, उसमें आधा फुट 1 फुट आगे पीछे करना, वो आप कर सकते हो, वैसे वास्तु कर सकते हैं। हाँ, बस वही करना है ना आपको सर। इसके बाद हम सीधा आर्किटेक्ट वाला ही कोर्स
कर लेंगे। वही करेंगे ना फिर आगे आर्किटेक्ट वाला भाग, क्योंकि वहाँ आर्किटेक्ट के सर्टिफिकेट की जरूरत है, वरना उसकी भी जरूरत नहीं होती। आर्किटेक्ट को भी हम लोग उसको भी हम साइड में रख देते हैं। अभी वही एक बाकी रह गया है। क्योंकि वहाँ उसकी सिग्नेचर की बहुत जरूरत है, इसके लिए जी सर। हमको उन्हें साथ में रखना पड़ता है, बराबर है। जी सर। तो राकेश जी, तो वो टंकी में आधा फुट 1 फुट आगे पीछे हम कर सकते हैं। उसने 8 फुट की बताई तो आप बोल सकते हो नहीं भाई 7 फुट की रखो, नहीं तो ये टंकी अब बना रहे हो ना, वो 2 महीने में टूट जाएगी या लीक हो जाएगी, अंडरग्राउंड है तो। जी सर। समझे आप? तो इस तरह से आप आर्किटेक्ट उससे कह देगा जिसके ओनर से कि भैया किसी और को कर लो, मैं ना सेवा दे पाऊंगा इतनी मीनाकारी से। नहीं आगे जाके एज ए वास्तु कंसल्टेंट मैं बता रहा हूँ, वो मेजरमेंट से आपने नहीं किया, देखिए जगह तो आपने जो बताई उस जगह पे हम कर रहे हैं, बराबर है जी। बराबर। वो भी ईशान या उससे अलग है तो वो भी ना बोल देना है, अग्नि है तो नहीं भाई आर्किटेक्ट साहब ये नहीं चलेगा, आप जगह बदलाइए, या तो आप इस्तीफा दीजिए या तो मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, इस तरह से नहीं चलेगा। ये वास्तु ऐसे वास्तु के हिसाब से आपको करना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। मेजरमेंट भले आप वो रखो, आपकी डिजाइन वगैरह जो भी आपको रखना है, आपकी साइन के आपको पैसे मिल रहे हैं, बाकी दिमाग हमको लगाने दो। ठीक बात है सर। हाँ, आप एलिवेशन देखिए ना, बाहर का जो करना है आप कीजिए, अंदर आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी जितनी फीस हमें दे रहे हैं वो बराबर है। हाँ जी सर। और एक वास्तुशास्त्री के जो चार्ज होते हैं ना वो आर्किटेक्ट के बराबर होते हैं साहब। जी सर। मैं उतना लेता हूँ, मैं पहले पूछता हूँ आप आर्किटेक्ट का चार्ज क्या है, वो बोलता है भाई हमने 3 लाख दिए तो मेरा चार्ज 3 लाख होगा, पहले अकाउंट में डालिए फिर आगे बात होगी, क्योंकि आर्किटेक्ट भी फ्री में नहीं करता है साहब, एडवांस देना ही पड़ता है। तो इस तरह से, और आप तो फिर आचार्य हैं तो वो तो हमारे से आपका ज्यादा होना चाहिए चार्ज। ठीक है आगे, तो इस तरह से आप टंकी का माप ले सकते हो। जी सर। सिंह आय का प्रयोग देवताओं राजाओं के सिंहासन बनाने में, उसके आसन जो बनते थे ना, आज के परिवेश में आप नरेंद्र मोदी को कह सकते सर आपका सिंहासन, आपकी जो चेयर है उसका मेजरमेंट मैं करूंगा, देखिए आप जी बराबर। तो वो जो मेजरमेंट वाला जो आपका सिंहासन है, जिंदगी भर आप उससे हिलोगे नहीं, जी बराबर है जी। तो यहाँ आपको सिंह आय का प्रयोग करना है। देखो वहां तो नहीं जा सकते हो, अपने पड़ोस में ऑफिस चेयर में अपनी चेयर जो बनवानी है ना वो सीआई से बनवा लो तो बेस्ट है। आगे का तो देखेंगे, राजा हाथ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, अपनी तो चेयर बनवा ही सकते हैं। नहीं उनके यहाँ सीएम वगैरह तो होंगे ना, सीएम है, डीएम है, जो भी है, कलेक्टर है, तो बोलो सर आपकी चेयर इस हिसाब से बनाइए आप, और फिर देखिए उसका कमाल क्या होता है। आपको हिला नहीं पाएगा। जी सर। और आपको हिलाना भी है तो मैं आपकी चेयर की साइज बदल दूं ना तो आप 8 दिन में रफा हो जाओगे यहाँ से। जी मेरे हाथ में वो आप बता सकते हो, तो उसका उपयोग भी आप यहाँ कर सकते हो सिंहासन या आसन बनाने के लिए। हाँ जी। फिर ये बेस्ट है गज का प्रयोग। गज का प्रयोग जो है अपनी खटिया बनाने के लिए, शयन यानी बेड, आपका जो 6 बाय 6 का बेड है या जो भी है आजकल तैयार मिलता है, आप उसे बना सकते हो। फिर आपकी गद्दे के ऊपर जो आप बिछाते हो चादर, हाँ वो बेड है, पलंग है, फिर कॉटन का जो आप लेते हो गद्दा लेते हो, या आजकल तैयार भी मिलते हैं, तो वो आप गज से ले सकते हो। हाँ गज से हम टांकी भी बनाएंगे, कुआं भी बनाएंगे और बेड भी बनाएंगे हमारा। अभी हम रूम के अंदर चले गए हैं राकेश जी। जी सर। बेडरूम का अभी आप पलंग बना रहे हो, उसके ऊपर के आप कवर बना रहे हो, बेड शीट है, हाँ बिछोना है, गद्दा है, उसका माप भी आप गज से ले सकते हो। गज का फॉर्मूला आपके पास है। फिर वृष आय का प्रयोग भोजन पात्रों के नाप के लिए होता है, जो आजकल तो वो होता नहीं है, पहले बनाते थे। हाँ आज तो अभी तैयार मिलती है डिश वगैरह जो है। तो और छत्तीसगढ़ में ध्वज आय का प्रयोग होता है, ठीक है, ये वो उतना महत्व नहीं है, मगर ये जो मैंने गज वाला जो बताया ना, बेड वगैरह बनाते हैं, वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर घर में बेड तो रहता ही रहता है। बेड होता है और टंकी होती है, यदि प्राइवेट है तो, सोसाइटी तो ठीक है, मगर सोसाइटी है इवन कई जगह पे भी सिंटेक्स की टंकी घरों में लगती है ना, जहाँ पानी का प्रॉब्लम है। हाँ वो ठीक है, वो बनी बनाई तैयार आती है, वो हमारे हाथ में कुछ होता नहीं है बनाने को, हमारे हाथ में नहीं होता। आप कहाँ बना सकते हो,
या तो बड़ा बड़ा कोई बिल्डर का प्रोजेक्ट है, हाँ वो हाँ, बना हो रहा सकता है। है, उसको अंडरग्राउंड टंकी कहाँ बनानी है, कौन सी दिशा में है, क्या मेजरमेंट होना चाहिए, या वो ओवरहेड टंकी भी जो बनाई है ना, अभी मानो कि उसने 20 फ्लोर के 8-10 बिल्डिंग बना लिए, तो सबके ऊपर तो टैंक रहेगा ना, और हाँ तो वो आप मेजरमेंट कर सकते हो एज ए वास्तु कंसल्टेंट, कौन सी दिशा में करना है वो आप देख सकते हो। ठीक है राकेश जी? उसी तरह अग्नि ग्रहों में रसोई चिमनी आदि के लिए, तथा वस्त्र निर्माण ग्रह में, जहाँ वस्त्र निर्माण यानी क्या बोल सकते हैं आप वो, हैंडलूम फैक्ट्री। हाँ जी हैंडलूम में भी, हैंडलूम फैक्ट्री हो गया, क्लोथिंग फैक्ट्री हो गया, जी तो उसमें हम, जहाँ पे कपड़े सिले जाते हैं। जी और किचन, देखिए यहाँ किचन में भी आप इसका मेजरमेंट ले सकते हो, धूम्र आय ले सकते हो, पर्टिकुलर रूम अभी बनाना है ना, अभी मान लो आपको किचन बनाना है, हाँ तो किचन की जो है मेजरमेंट क्या होना चाहिए, फिर चिमनी जो ऊपर लगाते हैं हम, ऊपर बाहर निकालने के लिए धुआं, हाँ, पर उसका चिमनी तो सर रेडी ही आती है। रेडी आती है, बराबर है, वो तो आजकल स्टील की या जो इस तरह से बनी हुई आती है, हाँ, बराबर है। एग्जैक्टली। तो इसका मेजरमेंट पहले क्या होता था, वो चिमनियां बनती थी, यानी बड़े बड़े जो रसोई घर होते थे ना, हाँ, होटल्स वगैरह में करवा सकते हाँ हो आप। उसमें आप करवा सकते हो, हाँ हम्म। फिर बड़ी बड़ी सर, फैक्ट्रियां यहाँ हैं, रसोई का मतलब क्या, गैस स्टेशन है? ना रसोई यानी किचन, आपका जो रूम है किचन, रसोई रूम, किचन का पूरा रूम हाँ बोल जी, रहे हो? जिस अच्छा। जिसमें पहले चूल्हा जलता था, लकड़ी कंडा यूज होता था, जो हाँ जी। ईंट की चिमनी बनती थी घर में, तो वो ऊपर जो निकल जाता छोटा था। वाला, यानी वो पर्टिकुलर बनाते थे ना मिट्टी का, हाँ हाँ। पर अब आजकल तो गैस स्टेशन रेडी आने लगे हैं ना, स्टील नहीं, के, ग्लास के। आजकल तो होटलों पे उस चूल्हे में खाना खाना जाते हैं, उस चूल्हे की सिकी हुई रोटी खाने के लिए। हाँ, तंदूर बोलते हैं हमारे यहाँ। हाँ तो वो तंदूर की साइज बनाइए आप अग्नि से, हाँ राकेश जी। जी सर। फिर उसमें मलेच्छादी जातियां यानी ईसाई मुसलमान के लिए कुछ मत में स्वान आय का प्रयोग करना चाहिए, यदि आपके पास ऐसे कोई क्लाइंट आते हैं तो हिंदू न होकर दूसरी जाति से हो, उनके लिए आप जो है ना, आप स्वान का प्रयोग कर सकते हो, स्वान आय का, ठीक है। एज दे बी नॉन वेजिटेरियन। नहीं नॉन डॉग वेजिटेरियन आइड, नहीं, डॉग इनकम, डॉग इनकम। हाँ ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आजकल हिंदू भी बहुत कुछ हाँ, काफी नॉन वेजिटेरियंस हैं। हाँ हो सकते हैं, मगर यहाँ स्पेशली दिया हुआ है ईसाई और मुसलमान भाई बहन जो होते हैं, उसके लिए आप ये स्वान का प्रयोग कर सकते हो, उनके आय के लिए, बराबर है। फिर यदि वैश्य यानी व्यापारी जो होता है, बिजनेसमैन, तो उसका घर बनाना है राकेश जी, जी सर। तो आपको खर आय का प्रयोग करना चाहिए। देखिए यहाँ, हाँ वहां खर अशुभ था ना जी, मगर आप अभी डिटेल में हम जा रहे हैं, किसका हम काम कर रहे हैं, आपके पास आप एज ए वास्तु कंसल्टेंट, आपके सामने जो है ग्रह स्वामी कौन है, यदि वो बड़ा बिजनेसमैन है तो आप खर लोगे। तथा जो झोपड़ियां होती हैं कच्ची, उसको उसके लिए काक आय का प्रयोग करेंगे हम, काक। फिर प्रासाद निर्माण यानी मंदिर निर्माण में, नगर निर्माण में, बराबर है। फिर वेश्म निर्माण में, ये क्या होता है सर वेश्म? वेश्म ये नगर ही होते हैं, या एक तरह का एरिया जो हो गया ना, नगर में भी एक एरिया हो गया, जिसको आप पूरा अच्छा, सोसाइटी जिसको आप बोल सकते हो, सोसाइटी। हाँ उसका निर्माण करते हैं। उसमें वृष, सिंह तथा ध्वज आय का प्रयोग करना चाहिए हमें। वृष, सिंह और ध्वज का मंदिर में, नगर निर्माण में, और बड़े बड़े जो बनते हैं ना सोसाइटी, उसमें वृष आय का हमें प्रयोग करना चाहिए। गज सर, एक इसमें मुझे एक पूछना था, जैसे कुटिया के लिए, झोपड़ी के लिए बताया गया है, हाँ। पर जैसे हमारे बॉम्बे में बहुत जगह हम देखते हैं कि देयर इज अ स्मॉल चॉल और एक थोड़ी पक्की बनी हुई चॉल रहती है, तो वो दोनों को ही कुटिया में ही लेंगे, यानी ये काक वाले में ही लेंगे? जी नहीं, चॉल जो है वो नहीं कुटिया यानी कच्ची होती हैं, या तो मिट्टी की बनी हुई हो या पेड़ पौधे पत्ते से बनी हुई हो, उसके लिए। ओके और वो टेम्पररी, वो मोस्टली टेम्पररी होती हैं। ओके। हाँ तो उसके लिए काक आय लेंगे हम, काक से हम उसकी गणना करेंगे, ठीक है। फिर गज आय, गज और ध्वज, गजशाला जैसे हाथी का, जैसे मैंने आपको बताया, गजशाला बनाने में हम उसका उपयोग करेंगे।
और खर तथा वृष आय में अश्वशाला। धवन क्या है सर? धवन खर ध्वन वो ध्वज के बदले, ओके, ज हाँ, के बदले न हो गया है, न हो ठीक गया। है। ध्वज हाँ तथा वृष आय में हम अश्वशाला यानी हाँ अस्तबल होता है ना हाँ, घोड़ों के लिए, टेबल। हाँ उसका हम यूज करेंगे वहां, ध्वज खर तथा वृष का। ये उष्ट्रशाला क्या होता है? उष्ट्रशाला का निर्माण यहाँ कहीं मिस्टेक, ऊंट निर्माण, ऊंट को कहते हैं उष्ट्र, ऊंट ऊंटशाला बनी हो। ऊंट ऊंट जो होते हैं ना राजस्थान में, उसे उष्ट्र बोलते राजस्थान हैं। दुबई वगैरह में हो गया, ठीक है। हाँ तो उसकी जो रहने का जो निवास स्थान है ना, जैसे गजशाला है। उष्ट्रशाला, ओके। हाँ राकेश जी को आप पूछते जाइए ना, उनका हिंदी में काफी अच्छी पकड़ है। हाँ, हाँ तो उसके लिए गज का हम उपयोग करेंगे। हाँ और ध्वज अथवा जो, ध्वज। हाँ अथवा ध्वज आय का अथवा वृष का प्रयोग हम वहां करेंगे। तीन में से कोई भी एक ले सकते हैं। पशुशाला जैसे गौशाला हो गई, हाँ तो पशुशाला के लिए महिषशाला, व्हाट इज दैट? भैंस, राकेश जी, महिषशाला क्या है? भैंस भैंस महिष, जहाँ पे शेर पाले जाते हैं सब। क्या? महिष, ये शेर। महिष को शेर, महिष ये जो आपके महिषासुर मर्दनी, हाँ जो जी, जी, शेर पे जी, सवार जी, देवी है महिषासुर मर्दनी। जी। हाँ हाँ, करेक्ट। तो हाँ। यानी बेसिकली अगर हम देखा जाए तो जू मान ले। नहीं नहीं, उसमें तो हर तरह के वो आ जाते हैं। हाँ जो तो शेर कौन पालता है? नहीं नहीं, शेर पहले राजा पालते थे ना पहले। तो अब क्या करना है, जू में आपको जो शेर की रहने की जगह है ना, हाँ, उसका देख सकते हैं। हाँ उसका देख सकते हैं। फिर गौशाला है या तबेला है, तबेला भी आप ले सकते हो अभी तो, बराबर है। तबेले का जो मेजरमेंट है आप इस तरह से कर सकते हो, वृष अथवा ध्वज का प्रयोग आप कर सकते हो उसमें। ठीक है राकेश जी? जी सर। फिर शया निर्माण के लिए वृषभ आयु शुभ होती है तथा पीठ सिंहासन यानी किसी की पीठ यानी अधिकारी की कुर्सी वगैरह जो है, सिंहासन वगैरह है, उसके लिए सिंह आय शुभ होती है। किसी, हाँ कुर्सी का मेजरमेंट है, सिंहासन है, गादी है, गद्दी किसी का, पीठ ये इसको बोलते हैं ना। वृषभ कहाँ पे है? वृषभ था उसमें? वृष वृष है, वृषभ नहीं, वृषभ लिखा है इसलिए। हाँ ये कुछ मिस्टेक हुई है, टाइपिंग मिस्टेक। टाइपिंग मिस्टेक है। वृष आय शुभ होती है उसके लिए। हम्म। और फिर सिंहासन का तो हमने आगे देख लिया, कुर्सी हाँ, वगैरह का शुभ। हाँ। हाँ फिर पात्र, छाता छाता। तथा वस्त्रों, छाता तथा वस्त्रों में शुभ वृष आय अथवा ध्वज आय श्रेष्ठ होती हैं। एक से कुर्सी का मेजरमेंट से बताएं कि साहब इतने साइज की कुर्सी फायदेमंद होगी साहब, जरा एक कैलकुलेट करके कैसे निकाल सकते हैं साहब कि किसी अधिकारी की कुर्सी। हाँ तो उसका फॉर्मूला लगाइए ना आप राकेश जी। जी उसके लिए वृष आय शुभ होती है मान लो जी, बराबर। तो वृष आय का फॉर्मूला लगाइए, बराबर है। हेलो जी सर। वृष शुभ होती है ना, तो जी, वृष यानी कितना नंबर आ गया? तो लिस्ट पीछे है सर। वृष यानी 5 नंबर हो गया जी। तो यदि रिमाइंडर 5 आया उस तरह से मेजरमेंट आप लीजिए ना, लंबाई चौड़ाई। तो इसका तो मेजर से आपके इंचों में चलेगा, इतने इंच बाई इतने इंच की बनाए। हाँ जी, अच्छा, इंच फुट या मीटर किसी भी तरह से आप मेजरमेंट करोगे ना, तो इंच का है या उससे छोटा है तो सेंटीमीटर आएगा जी, बराबर है। तो हमें क्षेत्रफल से रिमाइंडर निकालना है, सेंटीमीटर से, इंच से हो, फुट से हो, फिर मीटर से हो, बराबर है, गज से हो। ठीक है, उस तरह से हमें देखना है, उस तरह से हमें देखना है। हाँ फिर जूता, खड़ाऊ, चप्पल आदि का निर्माण, जूते की साइज भी होती थी पहले, खड़ाऊ वगैरह बनते थे ना, उसका भी निर्माण आप सिंह आय से अथवा ध्वज आय से कर सकते हैं, वो शुभ होती हैं। आजकल तो ये बनती नहीं है, उस फैक्ट्री में आप एज ए कंसल्टेंट बता सकते हो, जहाँ एडिडास वगैरह जूते बनाते हैं ना, उसका मेजरमेंट आप चेक करो कि इस मेजरमेंट से बनाया हुआ है, इतना ब्रांड हुआ है, तो आप चेक कर सकते हो उसको, बराबर है।
फिर स्वर्ण चांदी आदि का कार्य, जो सोने चांदी का काम करते हैं ना, उनकी दुकान है, फैक्ट्रीज। उनकी दुकान है, या ज्वेलरी भी की शॉप भी आप बोल सकते हो अभी उसको, या उसका मकान है, ज्वेलर का मकान है, उसके लिए आप ध्वज आय। ध्वज आय शुभ होती है, बराबर है। तो ध्वज आय तो जी जनरली सबके लिए शुभ है, मगर सोना चांदी का जो काम करते हैं खास करके उनकी जो शॉप दुकान है, यानी ज्वेलरी का आपको मेजरमेंट करना है उसकी शॉप का। हाँ, जैसे हाँ हमारे यहाँ तो त्रिभुवन दास ज्वेलरी, ये सब बड़े बड़े नाम हैं, तो उनका यदि ऐसे जी तो आप यदि कंसल्टेंसी करते हैं उनकी, हेतल जी, हाँ। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। या उसको बंगलों का आपको काम मिलता है तो भी आपको ये ध्यान रखना है, उसका बंगलो भी आप इसको इस पे फोकस करोगे, बाकी सब छोड़ दोगे, पहले दिशा कौन सी है क्या है वो, पहले हमें इस पे जाना है। बेस ये हमारा ये हो गया। सर तो जैसे जो वृष आई है, जैसे मेरे कंसल्टेंट है जो अजय अरविंद खत्री वाले जो हैं, वो मेरे क्लाइंट है, तो जी उनकी शॉप हो गई, उनका घर हो गया, तो ये सब हम वृष आई से या ध्वज आई से उनका चेक कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। फिर अभी आगे बढ़ते हैं। सभी के लिए शुभ आयों का कथन भी दिया गया है। शुभ तो ब्राह्मणों के लिए जो है वो ध्वज आय अनुसार निर्माण करें तो वो शुभ होता है ब्राह्मणों के लिए। उनके घर का मुख पश्चिम दिशा में होना चाहिए, उसके घर का मुख पश्चिम दिशा में होना चाहिए। और क्षत्रियों के लिए सिंह आय प्रसक्त यानी शुभ है, उसका घर का मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए। वैश्यों यानी व्यापारियों के लिए वृष आय श्रेष्ठ है, उसका गृह का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। सभी के लिए ध्वज आय श्रेष्ठ होती है। हाँ हाँ, और क्षत्रियों के लिए ध्वज, वैश्यों के लिए भी ध्वज शुभ है। परंतु ब्राह्मण आदि अपना कल्याण चाहते हैं तो उसे सिंह आय में अपना घर नहीं बनवाना चाहिए। हाँ, सिंह आय में घर में चंडता यानी उग्रता यानी गुस्सा आना, इस तरह से ज्यादा संतान, कम संतान होना। जबकि ध्वज आय से पूर्ण सफलता और वृष आय से यानी वृष आय जो आती है तो उसमें पशुधन की वृद्धि होती है। हाँ, तो गज आय सभी प्रकार की संपत्ति को बढ़ाती है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और तथा शेष आय शोक एवं दुख प्रद होते हैं, यानी जो इसके अलावा जितने भी आय हैं वो दुख देते हैं। तो यहाँ शुभ अशुभ ये सब बताया हुआ है। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आप इसका थोड़ा स्टडी भी कर लेना। फिर भी कुछ क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में जरूर डालना। जी सर सर अगर वन शॉट अगर देखा जाए तो समझो मैं एक ये बताती हूँ कि अगर अगर हम मोटा मोटी अपने घर का आय निकालते हैं और अगर वो ध्वज या गज में एक बार आ जाता है जी तो ओवरऑल इट्स गुड। जी, तो उसके ध्वज हिसाब में से मैं आता है तो बेस्ट ही है, पर एक बार गज में भी आ जाता है तो भी चल सकता है। चल सकता है, मगर हमें कोशिश करनी है उसको ध्वज शुभ, पे ले आओ। शुभ में हमें उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आय निकालने के बाद हमें ऋण निकालना है। देखिए बाकी सब ना निकाल भी पाओ ना, फिर ऋण निकालो, फिर आय से ऋण कम होना चाहिए, ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। हाँ, तो ऋण देखिए कितना आती है, दोनों का फॉर्मूला अपना है आपके पास है। फिर देखिए आप नक्षत्र, हाँ 3 चीज को आप देख लीजिए, क्योंकि नक्षत्र भी आपसे कोई वो दुश्मनावट वाला ना आ जाए, गलत ना आ जाए, वो आप एक बार चेक कर लो। बस 3 चीजों का मेनली आप ध्यान रखिए। तो नक्षत्र का यूज क्या होगा? अरे उस नक्षत्र में आपको शुरुआत नहीं करनी है घर बनाने की। जो शुभ नक्षत्र अशुभ नक्षत्र होते हैं ना, आपके जन्म लग्न का जो नक्षत्र है उससे कौन सा नक्षत्र खराब है यानी अशुभ फल देगा, ये बताया हुआ है 3, 5, 7, बराबर है। तो वो नक्षत्र ना आए उस दिन, वो आपको ध्यान रखना है। फिर तिथियां भी है, जैसे आपने वो रिक्ता तिथि में आपको काम नहीं करना है, वो आप देख लीजिए। हाँ, और वार जो है रविवार, शनिवार, रविवार और मंगलवार, ये 3 वार नहीं लेने हैं आपको। ये मेन मोटे मोटे 4-5 जो फॉर्मूले हैं ना, आप उसका यूज कीजिए। 9 तो शायद ना हो पाए, और वो जो समय था उस समय ये लोग करते थे, मगर आज वो पॉसिबल शायद ना हो पाए। मगर ये 3 चीज को हमें मेनली ध्यान में रखना है, आय, ऋण और नक्षत्र को आप देखिए, और वार को आप देख लीजिए। वार और तिथि ये तो कॉमन है, ऐसे भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। एज ए वास्तु कंसल्टेंट हमें शनिवार, रविवार और मंगलवार को
गृह निर्माण का काम भी नहीं करना चाहिए, प्लॉट ले बेच भी नहीं करनी चाहिए। आप आपके क्लाइंट को बता सकते हो, और हो सके जी तो सर। आप ये 3 दिनों में कंसल्टेंसी न कर तो अच्छा है। हेलो वो मीटिंग में जी जो सर। करो। हाँ, क्योंकि ये जो वार जो है ना, वो क्रूर ग्रह के वार हैं। हाँ, तो उस दिन न कर दो, अच्छा है। जी तो ये हमारा आज सर वो बताएं सर जो नहीं सर, एक उसमें वो रह गया जिस जो साइज इस मेजरमेंट से मुक्त है कि इतने साइज के बाद कोई मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, ऐसा भी तो है सब कुछ। आपके ख्याल से क्या है ऐसा? क्या आप क्या? वो मैं हाँ जी। वो मैंने सर पढ़ा था, जी अब मुझे निकाल के किताब पढ़ना पड़ेगा कि एक निश्चित साइज है, जी। मतलब उतने हाथ लंबाई चौड़ाई के बाद का उससे बड़ा प्लॉट है तो उसका आय व्यय निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसा है कुछ। हेलो, हाँ हाँ सर। जी सर। सर, आवाज आ रही है? आ रही है सर आवाज। तो आप जो बता रहे हैं ना, जी सर। हाँ, ग्रह के जो आय व्यय इंद्र अंश ये जो सब है, 9 हमने देखे ना, जी आय आदि के सूत्र। जी तो जिसकी लंबाई जी 32 हाथ हो, हाँ, ऐसा ही, यही सही सही सर, लंबाई हाँ 32 हाथ। हाँ, जी 32 हाथ से जिसकी लंबाई अधिक हो, जी हाथ। हाँ, हाँ। 32 हाथ से अधिक लंबाई वाले जो ग्रह होते हैं, यानी जो क्षेत्रफल वाले हैं, हम्म तो हम्म उसमें आपको आय व्यय हम्म हम्म फिर अंश हम्म ध्रुव ध्रुवादि यानी आई हम्म। अंश। व्यय, एक मिनट सर फिर से बोलिए, आई अंश। हेलो, आय व्यय अंश। हाँ, धन और ऋण, हम्म इसका विचार नहीं करना है। हम्म। सर ये 32 हाथ यानी इतना भर का जो उनका हाथ होता एक है उससे गिनती ना, इस उंगली तो तक। पहले यहाँ से यहाँ हाँ। का हाँ क्या जी, हाथ यहाँ से यहाँ गिनेंगे कोनी या से, इतना गिनेंगे? आपकी कोनी से लेके बड़ी उंगली है ना हाँ बीच वाली, उसके हाँ नोक तक, वो एक हाथ हो गया। हाँ। हाँ, तो हम्म। 32 हाथ जो, हेलो, हाँ हाँ सर आवाज आ हाँ रही है। सर। तो 32 हाथ से जो लंबा है ना, जो उसकी जी लंबाई लंबाई लंबाई, हाँ हाँ, उसमें इसका विचार नहीं करना है। मतलब 32 हाथ हो या 32 हाथ से ज्यादा हो। जी, अच्छा, और सब उसमें उसकी उसका चौड़ाई। नहीं, लंबाई का कहा गया, चौड़ाई से मतलब नहीं है। चौड़ाई उससे देखिए, इससे कम ही हो गया ना चौड़ाई, जी उससे उससे चौड़ाई बढ़ गई तो वो लंबाई बन जाती है फिर। अब यानी बेसिकली इतना 32 हाथ यानी एक्सट्रीम लेवल पे वो बड़ा घर है, तो उसको क्या अभी क्या ही देखो, पैसे वाले ही है। हाँ, तो उसमें नहीं देखना है, छोटे घरों में इसका आय निकाल के देखना है। मोटे तौर पर 32 48 फुट हो गया, 50 फुट। हाँ, 32 साल से कम है ना, उसमें इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। ओके, दैट्स गुड। और ऐसा तत्व चिंतामणि नामक एक ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है, तत्व चिंतामणि, जी चिंतामणि नामक एक ग्रंथ है, उसमें यह लिखा हुआ है कि 32 हाथ से ज्यादा लंबे वाले जो ग्रह होते हैं ना, उसमें इन 5 बातों का आपको ध्यान में नहीं रखना है। बराबर है, इन बातों को यानी ध्यान में नहीं रखना है। उससे छोटे जो हैं उसमें आपको ये मेजरमेंट करना है। जैसे आज के आप बता रहे 1 BHK 2 BHK जो होते हैं ना छोटे, उसमें आप इसको देख सकते हो। और ज्यादातर आज वही होते हैं बंगलोज जो बड़े हैं, हाँ, उसमें शायद आपको ये विचार नहीं करना है। मगर उसमें आप ये देख सकते हो जो आपने बताया, जैसा बेड का हमने देख लिया, रूम का देख लिया, किचन का, हाँ, वो हम इसमें
यूज कर सकते हैं। फिर नक्षत्र वगैरह देख सकते हैं, वार देख सकते हैं, वो सबके लिए कॉमन है, वो तो देखना ही है हमें, नक्षत्र वार, हाँ ये हम देखना है। सिर्फ क्या नहीं देखना है हमें, आय व्यय यानी आय ऋण नहीं देखना है, अंश नहीं देखना है, ठीक है, धन नहीं सर देखना है। एक इसमें हमें एक ये चीज भी देखनी चाहिए, अगर इंडिविजुअल, अगर समझो 4 BHK का घर है ना, और किसी के 2 बच्चे हैं या घर में 4 व्यक्ति हैं रहने वाले, तो किसको कौन सा रूम अलॉट करना है, तो उसके लिए भी क्या हमें इसको चेक करना चाहिए? ऐसा कुछ है शायद, नहीं इसमें मैंने आय सुकेश नहीं, सर के क्लास में ऐसा अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, पर सुकेश जी के क्लास में जब भी उन्होंने करवाया था ना एस्ट्रो वास्तु, जी तो उन्होंने बोला था कि आप इंडिविजुअल किसको रूम कौन सा अलॉट करना है, उसके लिए भी ये हाथ का मेजरमेंट ले उस बंदे का, हाँ सबका घर में, हाँ जी, और उसके हिसाब से उनको रूम अलॉट कर सकते हैं। हाँ मगर ये आय आय के इसमें नहीं है वो कि किसको क्या अलर्ट कर सकते हैं। आय के लिए तो हमें सिर्फ ये देखना है कि उस प्लॉट हमारे लिए शुभ है या नहीं है, हाँ किसके लिए क्या करना है, कौन सा इंडिविजुअल रूम के लिए क्या किसी का इसमें कुछ नहीं फॉर्मुलेशन नहीं मिलता है? नहीं नहीं इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ इसमें नहीं मिलता है। नहीं, ये जो है ना इसमें आय किस तरह से निकालना है और आय के फल क्या है वो दिया हुआ है। फिर पर्सनली जो है वो आपको कुंडली देख के भी आप बता सकते हो किसका रूम कहाँ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये एक अलग टॉपिक हो गया। इससे इस जो आय का जो गणना है उसमें वो नहीं है, ठीक है, वो जो आप सर बता रहे हैं ना हो सकता है इसमें हाँ, नहीं है वो। यहाँ हमें अगर कॉमन प्लॉट की बात कर रहे हैं या कॉमन कंस्ट्रक्शन की बात करें, ये हमारे लिए शुभ है या नहीं है। हाँ जी हेतल जी। अगर किसी को रूम अलॉट करना हो हमें घर जी में, जी 3 बेडरूम है, 4 बेडरूम है, जी 4 लोग हैं, जी तो अगर हमें किसी का रूम अलॉट करना है, तो हमारे पास जिसकी कुंडली आई है, जो मेन पर्सन है जिसकी कुंडली हमारे पास आई है, जी क्या उसी की कुंडली से हम उसका सबका रूम अलॉट करके दे सकते हैं? जैसे अगर लड़की का रूम हो गया, लड़के का हो गया, माताजी पिताजी का हो गया, उनका खुद का बेडरूम हो गया, हम्म, तो कौन से डायरेक्शंस के हमें बेडरूम मिल रहे हैं, उस हिसाब से उनको वो ही एक जो मेन हेड ऑफ द फैमिली उसकी कुंडली से ही देख सकते हैं, या सबकी इंडिविजुअल कुंडली लेनी चाहिए और सबका 12वां भाव देखना चाहिए? नहीं नहीं उसमें उसकी कुंडली से भी आप देख सकते हो, उसमें आपको हाउस रोटेशन करके देखना पड़ेगा। फिर पहला हाँ, लड़का है लड़की जो भी है उसको फिर फिफ्थ जो हाउस की पहला संतान है तो हाँ 5वें भाव को हाँ मेन बना दो और हाँ उसका वो कुंडली, 12वां कौन सा आता है वो देखो, हाँ जी वो आप दूसरा कर संतान सकते है तो 7वां देखो। जी। और उसमें हमें क्या करना है, जो राशि